क्लाइव क्रिश्चियन जब मैं बोलूँगी तो ये वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव परफ्यूम में आता है। क्या कीमत होती होगी इसकी? अच्छा, ये जो सेंट है, जो खुशबू है, ये लोगों की भावनाएं भी बदलती है क्या? क्योंकि मैंने टीवी पे एड्स देखे हैं, वो एड्स देख के लगता है क्या ऐसा होता है क्या? वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू ब्रांड्स इन द कंट्री जो bespoke परफ्यूमरी प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग bespoke का मतलब होता है आपके लिए खास बनाना। मैंने कई लोगों को देखा है कि कपड़े पे ही लगाते हैं। ये सबसे गलत बात है। अल्कोहल का क्या यूज होता है परफ्यूम बनाने में? इसका क्या इस्तेमाल है? क्यों डालते हैं? कि इत्र, परफ्यूम, डियो, क्या फर्क है इनसे? एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, आपको सुन के हैरानी होगी, हाईली कार्सिनोजेनिक भी होता है। मतलब कैंसर कॉजिंग भी होता है अगर उसको डर्मल लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर लिया जाएगा। जैसे अगर हम दिल्लीइट्स हैं तो हमें पता है नोएडा और गुड़गांव का डिस्टेंस। हाँ। अगर कोई नोएडा में रह रहे हो और गुड़गांव ऑफिस जा रहे हैं, या गुड़गांव रह रहे हो और नोएडा ऑफिस जा रहे हो, तो आप सोच सकते हैं उनका स्ट्रेस लेवल डिफरेंट लेवल का है। को अगर खुशबू अच्छी मिल जाए जो आपको लिफ्ट कर दे आपके मूड को। एक अच्छा परफ्यूम का मिनिमम कॉस्ट क्या होना चाहिए? बेस्ट सेंट, बेस्ट अरोमा, बेस्ट फ्रेग्रेंस, सबसे महंगा सेंट परफ्यूम क्या है? कौन सा? अब सबसे सस्ता और अच्छा सेंट। जेंजी के लिए बेस्ट परफ्यूम क्या है आजकल जो जनरेशन है? नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। और मेरी एक गुजारिश है कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी कोशिश और कमिटमेंट आपसे ये रहता है कि हम अच्छे से अच्छे गेस्ट आप तक लेकर आएं, और वो तभी होता है जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहते हैं, गेस्ट भी इस चीज़ को नोटिस करते हैं और वो आसानी से इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की। अभिषेक, हमने जैसा वादा किया है हमेशा अपने व्यूअर्स से कि हम कुछ डिफरेंट लेके आएंगे। आज तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि खुशबू, आप परफ्यूम यूज़ करते होंगे, पूजा करते हुए भी यूज़ करते हैं, अगरबत्तियाँ और धूप बत्तियाँ, उनमें भी खुशबू होती है। तो खुशबू क्या होती है कि वो इंसान का मूड अच्छा और ख़राब दोनों कर सकती है। खुशबू से शुरुआत होती है। अगर आप वॉशरूम में जाते हैं तो आज के डेट में आप टांगते होंगे जिससे वो खुशबू आए। आप जब नहा लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, तो आप परफ्यूम लगाते हैं, डियो लगाते हैं। आप घर से निकलते हैं तो फिर लगा हुआ कि जब गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी में भी आपके परफ्यूम होता है। ऑफिस जब आप पहुंचते हैं तो वहाँ भी एयर परफ्यूमर जरूर लगा होता है। मतलब खुशबू आपकी सुबह से लेके और रात तक की दिनचर्या, इवन जब रात में घर आते हैं तो हो सकता है पत्नी आपकी डिफ्यूजर लगा के घर में रखती हो रूम में, ताकि आप सेंस जो है आपका एकदम शांत रहे, मन तो खुशबू इंसान के दिमाग को ड्राइव करती है बेसिकली। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। कई बार कोई लोग परफ्यूम लगाते हैं, वो किसी को उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं लगती है, आप बैठ नहीं सकते। बिल्कुल होता है। ये सब तो बात हो गई अच्छे दिमाग, मूड, रिस्क की। लेकिन क्या आपको पता है कि जो खुशबू होती है, जो फ्रेग्रेंस होती है, अरोमा जो होता है, उससे थेरेपी कहते हैं, उसको ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। थेरेपी में? हाँ, ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। कई बीमारियाँ, कई चीज़ें हैं जो। अच्छा, नहीं, ये मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शकों को भी नहीं पता होगा, और सही बताया तो हमें भी नहीं पता था। जब तक कि हमारे गेस्ट जो हैं रूपल शबनम त्यागी से मुलाकात नहीं हुई थी, तब तक हमें भी नहीं मालूम था। बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। थैंक यू पॉडकास्ट वाला पर। तो आज बताएंगी रूपल जी कि कैसे एक जो खुशबू होती है वो कैसे ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं हम इस पे बहुत सारी चीज़ें और भी बात करें, लेकिन आप बताइए परफ्यूम के बारे में। कोई बेस्ट 5 परफ्यूम बताइए पहले मुझे आप, जो लोग यूज़ करते हैं। बेस्ट परफ्यूम जब बोलेंगे, अगर मेरे प्रैक्टिस के हिसाब से, तो बेस्ट परफ्यूम वो होते हैं जो थेरेप्यूटिक भी हों, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हों, जिसमें हार्मफुल केमिकल कॉकटेल ना हो। तो उसमें मैं बोलूँगी सबसे पहले मुझे पर्सनली जो पसंद है, कुछ ब्रांड्स उनके नाम लेती हूँ, जैसे टॉम फोर्ड है, क्लाइव क्रिश्चियन है। क्लाइव क्रिश्चियन बहुत रॉयल रीगल फ्रेग्रेंस में आता है। फिर आपका जो मलोन है, जो बड़ा रस्टिक फ्रेग्रेंस देता है, लेकिन बहुत ओरिजिनल प्लांट एक्सट्रैक्ट्स के हिसाब से आता है। फिर बाकी जो फेमस परफ्यूम्स हैं उसमें से आपके शनेल नंबर 5 और डियोर तो है ही। तो आप जो 5 नाम लिए उसमें तो लास्ट डियोर तो मैंने सुना है, बाकी 4 तो मैंने कभी सुना ही नहीं। मैं शनेल भी सुना है, शनेल और डियोर तो सुना, बाकी तो आप 2 वाले हैं, तो मैं समझा। हाँ।
उसके ऊपर 3 मैंने सुने ही नहीं। हाँ। ये एक तो इंडियन ब्रांड्स नहीं है फर्स्टली, इसलिए भी नहीं सुना होगा। दूसरा काफ़ी हाई एंड बोल सकते हैं आप इनको, एक्सपेंसिव में आते हैं, क्योंकि जितना नेचुरल में आप जाते हो, ये एक है कि आप जितना एग्जॉटिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे और जितना नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे उतना एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये थोड़े क्या प्राइस अलग रेंज है इसमें, मतलब जो टॉप के 3 आपने बताए, 3 नाम लिए, फिर एक से दोबारा नाम ले लीजिएगा, जी। क्या अंतर है, क्या अलग है? ये नॉर्मल जो हम डीओ लगाते हैं, ये सारे अपने अलग अलग एक कॉन्सेप्ट से बनते हैं। जैसे डियोर और शनेल नंबर 5, शनेल ये ज़्यादातर बहुत कमर्शियल है, ऑल्दो इट इज़ अ वेरी हाई एंड परफ्यूम, बट वेरी कमर्शियली वाइबल एंड वेरी कमर्शलाइज्ड परफ्यूम। एडवर्टिजमेंट आपने बहुत देखी होगी, सब होगी। बाकी जो 3 मैंने बताए वो एग्जॉटिक इंग्रेडिएंट्स की वजह से स्पेशल हैं, क्योंकि आप क्लाइव क्रिश्चियन जब मैं बोलूँगी तो ये वर्ल्ड का सबसे एक्सपेंसिव परफ्यूम में आता है। क्या कीमत होती होगी इसकी? करीब $2,500, 2 करोड़ से ऊपर। इसका 2006 में एक उन्होंने लॉन्च किया था एक परफ्यूम, उसमें से हर ब्रांड के वेरियस परफ्यूम्स होते हैं। तो अभी उसका स्टार्टिंग मतलब करीब 60,000 70,000 की तो 50 ml की बॉटल मिलती है, लेकिन उन्होंने जो 2006 में एक स्पेशल परफ्यूम लॉन्च किया था वो 2 करोड़ तक गई 2 करोड़ का था फॉर जस्ट 30 ml। तो फिर यहीं पे एक सवाल आ जाता है कि क्या परफ्यूम जो है वो स्टेटस सिंबल है क्या? क्योंकि 50,000 और 2.5 करोड़ का परफ्यूम तो मैं तो नहीं खरीद पाऊंगा कभी। मेरे जैसे हो सकता है कि 150 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोग ना खरीद पाए। जी बिल्कुल। इवन 100-125 करोड़ लोग ना खरीद पाए। जी बिल्कुल। तो क्या ये परफ्यूम स्टेटस सिंबल है? परफ्यूम को बहुत तरह तरह से देखा जा सकता है। सबसे पहले जब परफ्यूम शुरू हुआ था उस टाइम पे तो आप समझ लीजिए कि वो स्टार्ट हुआ था अपनी बॉडी के हाइजीन के लिए, क्लेanलीनेस के लिए, अपना मूड शांत रखने के लिए, खुश रखने के लिए। धीरे धीरे करते करते जब आपने नए नए इंग्रेडिएंट्स से परफ्यूम बनना शुरू हुआ, एग्जॉटिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने शुरू हो गए, फिर वो कहीं पर क्लेanलीनेस छोड़ के थोड़ा सा स्टेटस सिंबल, ईगो बूस्ट, ये सब के लिए शुरू हो गए। लोग अपनी आइडेंटिटी परफ्यूम से लेने लग गए कि एक परफ्यूम से आपकी आइडेंटिटी भी हो सकती है। सबसे अच्छा परफ्यूम हम बोलते हैं वो होता है जो कि आपके केमिस्ट्री से सबसे क्लोज हो, आपकी बॉडी केमिस्ट्री के हिसाब से। सेकेंडली होगा कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं। जैसे रेयर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आपके एम्बरग्री जो होती है वो एक तरह का, अगर आप जानते होंगे तो एक छोटा सा इसका एनेक्डोटल एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं कि ये व्हेल की वॉमिट होती है। व्हेल हाँ, सुना मैंने, कहीं पढ़ा था मैंने। जी, वो पानी में तैर रही होती है, उसको फाइंड करना पड़ता है कहीं से। बहुत रेयर चीज़ है ये। तो ये आप ढूंढते हैं उसको, फिर वहाँ से लेके एक्सट्रैक्ट करके, पहले तो वो सेलिंग ही बहुत रेयर होती है उसकी, बहुत कम मिलता है। जब मिल जाए फिर उसकी ऑक्शन होती है, उस ऑक्शन से आप खरीदते हैं जब, तो वो प्राइस आप देख रहे हैं किस तरह से बढ़ता जा रहा है कि रेयर चीज़, उसके बाद उसकी ऑक्शन होना, उसका प्राइस बढ़ जाना, फिर उसको डिस्टिल करके कितना अमाउंट से कितना मिलेगा, उसको डाइल्यूट करके या डिस्टिल करके, जो भी प्रोसेस यूज़ करके जब एक्सट्रैक्शन होगा उसका एक्चुअल फ्रेग्रेंस मटेरियल का, उसका जो फ्रेग्रेंट मटेरियल है उसके अंदर, वो उसका कॉस्ट कहाँ पहुँचेगा। तो जब वो रेयर इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, रेयर एंड एक्जॉटिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, तो वो बढ़ जाता है उसका ये प्राइस। एक्जॉटिक इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? आपने कई बार नाम लिया, अगर मैं समझना चाहूँ तो क्या होता है? एक्जॉटिक जब बोलेंगे तब होता है कि बहुत कम मिलने वाली चीज़ या फिर बहुत कम प्रोड्यूस होने वाली चीज़ और बहुत रेयर होना, बहुत कम, मतलब आपका जैसे आपका ऊद है, मैंने आपको बताया कि ऊद जब आप डिस्टिल करते हैं ऊद को, अगरवुड एक ट्री होता है, अगरवुड ट्री को डायरेक्ट डिस्टिल करेंगे तो अगरवुड ऑयल मिलता है। लेकिन जब हम बोलते हैं एक्जॉटिक एंड रेयर, वो इसलिए होता है क्योंकि जब तक वो प्लांट बहुत अच्छी तरह से फर्मेंटेड वे में पक ना जाए तब तक हम उसको डिस्टिल नहीं कर सकते। तो अब हमें वेट करना है उसकी फर्मेंटेशन की, उसके बाद उसको डिस्टिल करके और प्लांट मटेरियल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेके बहुत छोटा सा अमाउंट एसेंशियल ऑयल निकलेगा, तो वो एक्जॉटिक हो जाएगा, वो रेयर हो जाएगा, तो वो बहुत कॉमनली अवेलेबल नहीं होगा, वो आपको आम नहीं मिलेगा। तो जो आम नहीं मिलती चीज़, वो अपने आप उसकी प्राइस फिर बढ़ जाती है। तो कई लोगों का शौक होता है। ऊद का एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया क्योंकि वो ज़्यादातर सब काफ़ी लोग जानते हैं, आजकल बहुत पॉपुलर है ऊद का यूज़। मिडल ईस्ट से शुरू हुआ और सब जगह स्प्रेड हुआ, अब तो इंडिया में भी बहुत लोग शौक रखते हैं ऊद यूज़ करने का। क्या ये ऐसा भी होता है जैसे आपने कहा कि मिडिल ईस्ट में
बहुत यूज़ होता है। तो क्या रीजन पर भी फ्रेग्रेंसेस डिपेंड करती हैं? या बिल्कुल बिल्कुल, रीजन पे बहुत डिपेंड करता है, आपके पैलेट पे बहुत डिपेंड करता है, आप किस तरह का खाना खाना पसंद करते हैं उस पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि जो यूरोपियंस हैं वो बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंसेस यूज़ करते हैं, तो आप देखिए, और इंडियंस एंड मिडिल ईस्टर्न लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस यूज़ करते हैं। कहीं पर जाके ना आप देखेंगे, जैसे आप किसी रूम में एंटर किए, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत हो जाती है। तो फ्रेग्रेंस का जो एक ओल्फैक्टरी सिस्टम है हमारा, ओल्फैक्टरी सिस्टम बोलते हैं जब हम जो नोज से जो हम फ्रेग्रेंस जिससे समझ पाते हैं, तो अब क्या होता है, आपको आदत पड़ जाती है। अब आप अगर बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं जिसमें बहुत सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं, तो उसमें आपको आपके नोज को आदत हो जाती है वो स्पाइसेस इनहेल करने की ऑन अ रेगुलर बेसिस। वही जो लोग कम स्पाइसी फूड खाएंगे, उनको जरा सी भी माइल्ड खुशबू भी देंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी। आप समझ रहे हैं वो फर्क? तो इस वजह से यूरोपियंस या फिर जो बहुत माइल्ड फूड खाते हैं, जापानीज, ये लोग बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंसेस यूज करेंगे, क्योंकि जिनके फूड थोड़े ब्लैंड है एज कम्पेयर टू आवर टेस्ट बड्स, एज कम्पेयर टू आवर क्विजीन्स, कि हम लोग ज़्यादातर सिनेमन और क्लोव और कार्डमम, ये सब बहुत आम यूज़ होते हैं हमारे यहाँ पे, और ये इसके काफ़ी क्वांटिटी डालते हैं, तब जाके हमें खुशबू में रियलाइजेशन होती है। यही अगर इसकी ज़रा सी भी क्वांटिटी हम देख के यूरोपियंस को दिखाएं या वेस्टर्न्स को दिखाएं, उनको एकदम से सडनली विफ आ जाती है उस चीज की। मसाला और मिर्च नहीं खाते ना, बिल्कुल नहीं खाते जी, तो उसी तरह से फ्रेग्रेंसेस का फील। जैसे मैं कहीं बाहर गया एक बार, तो जो सी फूड होता है ना, उसकी खुशबू बहुत अजीब होती है। मैं खाता नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो जब मैं उतरा तो वहाँ की जो फ्रेग्रेंस थी या जो खुशबू थी खाने की, और वो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन 1-2 घंटे बाद नॉर्मल हो जाते हैं, वो आदत पड़ जाती है। तो हमें जैसे आदत है रूटीन में स्पाइसेस खाने की, तो हमारी फ्रेग्रेंस की कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो ये रीजन्स के हिसाब से डेफिनेटली डिपेंड करता है कि कौन से रीजन में क्या फ्रेग्रेंस यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सेंट है, जो खुशबू है, ये लोगों की भावनाएं भी बदलती है क्या? क्योंकि मैंने टीवी पे एड्स देखे हैं, वो एड्स देख के लगता है क्या ऐसा होता है क्या? ये बिल्कुल पॉसिबल होता है। बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप भी समझ रहे हैं। बिल्कुल मैं जानती हूँ। ये माइथोलॉजीज होती हैं जो स्टोरी टेलिंग में बहुत यूज़ करते हैं, लव पोशन, हेट पोशन। तो ये पोशंस कैसे बनते हैं, ये कुछ एसेंशियल ऑयल्स की ब्लेंड करके यहाँ से ही शुरुआत हुई है इस चीज़ की। ये बिल्कुल पॉसिबल होता है इन द सेंस दैट आपके जो स्मेल आप इनहेल करते हो, तो वो उसका जो रिसेप्टर होता है वो आपके ब्रेन में होता है। ब्रेन में एक एरिया होता है जहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव माइंड के बीच की जगह, जिसको आप लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पर हाइपोथैलेमस प्लेस्ड है। लिम्बिक सिस्टम होता है एक्टिव एंड पैसिव माइंड, उसमें थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस। तो वो एरिया जो होता है वो आपका एक्टिव एंड नॉन एक्टिव माइंड के बीच का होता है। वहाँ पर जब रिसीव होती है ये खुशबू, वहाँ पास उसका रिएक्शन जाता है पिट्यूटरी, विच इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, विच इज़ वेरी क्लोज टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, पिट्यूटरी इज योर मास्टर ग्लैंड ऑर्केस्ट्रेटर। ऑर्केस्ट्रेटर उसको बोलते हैं जो पूरे चीज़ को चलाता है। तो अब ऑर्केस्ट्रेटर अगर वो है, तो वो सारी बॉडीली फंक्शंस को चलाएगा किस तरह से? आपके हॉर्मोन्स की तरह से। तो वो सारे ग्लैंड्स को इन्फॉर्मेशन भेजता है कि अब हॉर्मोन्स चेंज करिए। अच्छा। तो अगर आपकी कुछ अच्छी खुशबू आई, आप खुश हुए माइंड में, तो वो ग्लैंड्स को भेज रहा है इन्फॉर्मेशन खुश रहने का। अगर कोई गंदी बदबू आती है, आप झट से अपना नाक बंद करते हैं, क्योंकि वो आपके सारे बॉडी को इन्फॉर्मेशन जा रही है कि कुछ गंदा अंदर जा रहा है, बंद करना। यहाँ तक कि आपके हैंड्स तक हिल जाते हैं। तो अगर आपके हैंड्स भी हिल जाते हैं, आपके भागने का भी मन हो जाता है कभी कभी किसी जगह से, तो नेचुरली आपका माइंड तो बिल्कुल बहुत सॉफ्ट चीज़ है, वो तो इमीडिएटली इन्फ्लुएंस हो जाता है। कि अगर आप रोज़ की खुशबू है, वो एक तो माइंड का चीज़ हो गई कि आप माइंड से चेंज हुए। दूसरा होता है ये सारी ऑयल्स और एसेंशियल ऑयल्स जिससे ये खुशबू बनती हैं, उन सबका लिंक आपके डिफरेंट बॉडीली ऑर्गन्स के साथ भी होता है। अच्छा, आपके हर ऑर्गन को डिफरेंट असर भी देते हैं ये। तो जैसे अगर आप बोलते हैं रोज़, तो इट इज़ नोन एज अ यूटेरिन ऑयल, या फिर आपके आपके हार्मोन स्टिमुलेटिंग ऑयल्स होते हैं ये। तो आपके हार्मोन्स को स्टिमुलेट इस तरह से करते हैं, एक तो माइंड से आपके ग्लैंड स्टिमुलेट हो रहे हैं, प्लस आपके ऑर्गन स्टिमुलेट हो रहे हैं। तो उस वजह से ये जो रोज़ ऑयल है, आप बोलते हो लव का प्रतीक है रोज़ फ्लावर, ये इसी तरह से जनरेट हुआ है। दिस इज ऑल साइंटिफिक दैट यू व्हेन यू इनहेल रोज और यू गिफ्ट अ रोज टू समबडी, इट इज
like sending love to the other person. So you are trying to stimulate the other person's feelings. तो जब एक ऑयल से ऐसी फीलिंग्स जाग सकती हैं तो बहुत सारे ऑयल्स के कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे आप डिफरेंट फीलिंग्स को जगा सकते हैं थ्रू योर पिट्यूटरी. थोड़ा और डायरेक्ट करते हैं सवाल. जी. मैम जो है एक प्रोडक्ट बनाती हैं जिस कंपनी का नाम विका है, आई थिंक. जी. विका, हाँ. तो आपके पास क्या कोई ऐसी परफ्यूम या एरोमा या कुछ ऐसा है जिससे जो मैं कह रहा हूँ वो अट्रैक्शन आए लोगों में, जैसे मैं लगाऊँ मुझसे कोई अट्रैक्ट हो जाए, ऐसा कुछ है क्या आपके पास? ये चीज़ें बीस्पोक उसमें आती हैं सेक्शन में. हम लोग बीस्पोक परफ्यूमरी भी करते हैं. वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू ब्रांड्स इन द कंट्री जो बीस्पोक परफ्यूमरी प्रैक्टिस करते हैं. तो हम लोग बीस्पोक का मतलब होता है आपके लिए खास बनाना. तो जब आप आते हैं हर एक के लिए एक अलग चीज़ अट्रैक्टिव लगती है, तो आपसे डिस्कशन किया जाता है, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके हैबिट्स समझी जाती हैं, आपकी लाइफस्टाइल समझा जाता है, क्योंकि कोई भी एक परफ्यूम हर एक के ऊपर सेम रिएक्शन नहीं देता. आपकी बॉडी का पीएच क्या होता है, आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, क्योंकि ईटिंग से भी आपके बॉडी के ओडर्स चेंज होते हैं. तो वो सब जानने के बाद हम आपके लिए एक बिस्पोक परफ्यूम तैयार करते हैं. तो ये जो आप पूछ रहे हैं वो आपका बिस्पोक सेक्शन में जाता है, जब आपको क्या क्या चाहिए उससे. तो कई हद तक हम लोग वो अचीव करने की कोशिश करते हैं. तो अट्रैक्ट करने वाला परफ्यूम अगर आप बोलेंगे तो फ्लोरल से बेटर कुछ नहीं होता है. तो एक जनरल, अगर आप जनरल उसमें पूछना चाहें तो आपका रोज़ है, जैस्मिन है, गार्डेनिया है, ये सब बड़े ब्यूटीफुल, वायलेट, ये सब फ्लावर्स बड़े ब्यूटीफुल होते हैं. वो सही आता है. काफ़ी हद तक सही होता है, क्योंकि ये एक्चुअली आपके ब्रेन को गवर्न करते हैं. बेसिकली आप जो बीस्पोक बता रही हैं ये कस्टमाइज्ड परफ्यूम कह सकते हैं. जी, कस्टमाइज्ड परफ्यूम, बिल्कुल. कि आपकी बीस्पोक मतलब कस्टमाइज्ड. तो ये आप कैसे, सपोज मुझे परफ्यूम चाहिए अपने लिए, तो आप मुझसे क्या जानकारियाँ लेंगे, कैसे मेरे लिए बनाएगा? आपने कहा केमिकल फॉर्मेशन बॉडी की, ये सब आप बोल रही थी. तो ये कैसे काम करता है, ये अगर समझना चाहूँ. जैसे आपके बॉडी का पीएच हर एक का डिफरेंट होता है. पीएच लेवल जो होता है वो आपका डिफरेंट होगा. फर्स्टली तो ये होता है. दूसरा आपके ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं, जैसे अगर आप वेज एंड नॉन वेज में भी फर्क पड़ जाता है, क्योंकि आप ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियंस देखते हैं बहुत ज़्यादा गार्लिक एंड जिंजर लेंगे, स्पाइसेस लेंगे. तो ये जो स्पाइसेस होते हैं ये आपके बॉडी में घूमेंगे और आपका ओडर को चेंज करते हैं. आपके लाइफस्टाइल, या क्या आप ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर ज़्यादा इंडोर्स रहते हैं, आप ज़्यादातर एसी एनवायरनमेंट में रहते हो कि ज़्यादा आपको आउटडोर का काम है, उससे भी आपका स्वेटिंग का आइडिया लगता है. तो जितना बॉडी वार्म रहेगी उतना हमें माइल्ड फ्रेग्रेंसेस यूज़ करते हैं. जितना बॉडी कूल उसमें रहेगी हम स्ट्रॉन्गर फ्रेग्रेंसेस यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एमिट होने में भी टाइम लगता है. तभी आप देखेंगे हम पल्स पॉइंट्स पे लगाने कहते हैं परफ्यूम्स को ज़्यादातर, क्योंकि उस जगह पे बॉडी से ज़्यादा हमेशा आप देखेंगे पल्स एरियाज में आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसीलिए हम वहाँ पर लगाने के. अच्छा, इसीलिए यहाँ लगाया जाता है. और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर नेक पर लगाते हैं. वही आप देखेंगे जो आपके नेक के पीछे भी आपको हमेशा थोड़ा ज़्यादा वार्मथ मिलेगी. आपके यहाँ पर आपके इस एरियाज में जो आपके आर्म्स के अंदर का साइड का एरिया वहाँ पर लगाए जाते हैं, अंडर आर्म्स में भी लगाए जाते हैं. आपकी नी के पीछे लगाएंगे तो भी अच्छा इफेक्ट आता है. आपके बालों के पीछे लगाने में भी अच्छा इफेक्ट आता है, जो वार्म एरियाज होते हैं जहाँ पल्स पॉइंट्स हैं आपके. तो उससे वार्म से क्या होता है? फ्रेग्रेंस बनती है एसेंशियल ऑयल्स के साथ. एसेंशियल ऑयल्स जो कि प्लांट से डिस्टिल करे जाते हैं उनसे बनती है. अब एसेंशियल ऑयल्स का क्या होता है, इट इज़ अ वोलेटाइल ऑयल. वोलेटाइल जब हम बोलेंगे, आप एक एसेंशियल ऑयल की बॉटल, चाहे वो परफ्यूम नहीं है, रॉ मटेरियल जिसका हम बताते हैं जिससे परफ्यूम बनता है, अगर हम एक बॉटल को खोल के रख देंगे आपके सामने, थोड़ी देर में आप सबको रूम में खुशबू आनी शुरू हो जाएगी. वो इवेपोरेट होता है, उसको वोलेटाइल बोलते हैं. बिना किसी मीडियम के भी उनके मॉलिक्यूल्स इतने थिन होते हैं, इतने फाइन होते हैं कि वो अपने आप वेपर बन के फैलने शुरू हो जाते हैं. तो जैसे हल्की सी हीट देंगे तो आप सोचो कितना और फैलेंगे वो. तो वो और डिफ्यूजर लगा के हर जगह जी, जैसे हीट देते हैं आप, उसमें हीट देते हो आप डिफ्यूजर में, वो फैलते हैं. और इसी तरह से अगर आप बॉडी की हीट जहाँ जहाँ ज्यादा है वहाँ पर लगाएंगे तो उसी तरह से डिफ्यूज होगा. अच्छा, कुछ परफ्यूम मैंने देखे कि उनकी जो फ्रेग्रेंस होती है बहुत हार्ड होती है और बहुत देर तक स्टे करती है, लॉन्ग. लेकिन कुछ की आप लगाते हैं उसका 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद, आधे घंटे बाद बिल्कुल ऐसा लगा कि आपने कुछ लगाया नहीं. ऐसा क्यों होता है? ये भी अगेन परफ्यूम साइंस है. ये आपके परफ्यूम डिवाइड करा जाता है टॉप, मिडिल एंड बॉटम नोट्स में. जो टॉप नोट परफ्यूम्स होते हैं वो बहुत लाइट वेट होते हैं. लाइट वेट मतलब उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है. जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, एक एक पार्टिकल बहुत हल्का होता है. फॉर एग्जाम्पल आपके लेमन,
ऑरेंज और जितने भी सिट्रस ऑयल्स होते हैं, लाइम, ये सब जो ऑयल्स होते हैं सिट्रस ऑयल्स, उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत छोटा होता है, बहुत हल्के होते हैं। तो ये जितने जब आप बॉटल खोलेंगे सबसे पहले वही मिलते हैं आपको, टॉप नोट्स आप इनहेल करते हो। जितने जल्दी आपको खुशबू आती है उतनी जल्दी ये गायब भी हो जाएगी। अगर जो फिर नेक्स्ट आते हैं मिडिल नोट, हार्ट नोट भी बोलते हैं इनको, हार्ट नोट्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिल के पास वो नोट्स जाते हैं। हार्ट नोट्स हैं जो आपके ज़्यादातर फ्लोरल नोट्स होते हैं। आपके जैस्मिन, रोज, फ्लावर्स के जितने भी नोट्स होंगे वो मिडिल नोट होते हैं। फिर वो थोड़ा देर टॉप नोट से ज़्यादा देर तक रहते हैं वो हमारे आसपास, थोड़ा टाइम के बाद वो वैनिश होंगे, गायब होंगे। जो आपके बॉटम नोट्स होते हैं वो होते हैं हैवी मॉलिक्यूल्स, वो ज़्यादा देर तक रहेंगे। तो हैवी मॉलिक्यूल्स बनते हैं आपके ट्रीज के जो प्लांट्स, ट्रीज के जो होते हैं एक्सट्रैक्ट्स, जैसे सैंडलवुड, अगरवुड, आपके सीडार वुड, पचौली, ये जितने भी आपके वुडी फ्रेग्रेंसेस होते हैं उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बड़ा होता है, हैवी होते हैं, तो वो एयर में इतने जल्दी गायब नहीं होते हैं, तो वो ज़्यादा देर तक रहते हैं। और अगर अच्छा परफ्यूम बनाना होता है ना, तो वो एक बैलेंस ऑफ ऑल 3 नोट्स होता है, ताकि वो एकदम से बॉटल खुलते ही आपको खुशबू भी आ जाए, उसका थोड़ी देर तक रहने वाला जो सेकंड नोट है वो भी अच्छी तरह से ब्लेंड होकर उसको खींच के ले आए, और जो बॉटम नोट है वो एक्चुअली बॉडी देता है परफ्यूम को, तो ज़्यादा देर तक आपके पास रहता है वो। बहुत टिपिकल कॉम्बिनेशन होता है बनाना। जी बिल्कुल। ये फिर हम बेस्ट परफ्यूम की पहचान कैसे करें? जैसे आपने 3 नोट्स बताए, जी, किसी भी इंसान को अगर सपोज दैट खरीदने गया, कैसे पहचान करेगा कि बेस्ट परफ्यूम कौन सा? ये इतना पर्सनल चीज़ होती है परफ्यूम कि आज मुझे एक चीज़ पसंद आ रही है, शायद 100 लोगों में खाली मुझे ही पसंद आए। हाँ, वो इस तरह का होता है। तो बेस्ट इसमें ना खाली अपना ही चॉइस रहता है फर्स्टली। बाकी जो साइंटिफिक या फिर कमर्शियल वे में अगर आप देखते हो, बेस्ट तो वो रहता है जो कि अच्छे कॉन्सेंट्रेशन में हो। जैसे आप देखेंगे जो डिओज होते हैं वो बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन के होते हैं और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। आप यूज़ करते हो विदिन एन आवर वो गायब हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। जो मैंने आपसे कहा जी, तो वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। बाकी किस तरह की खुशबू अच्छी लगती है वो पर्सनल चॉइस होती है। आज फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत क्लाइंट्स हैं जिनको लैवेंडर बहुत पसंद है, और मैं बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के लिए बनाती हूँ लैवेंडर की खुशबू, लेकिन पर्सनली पूछा जाए तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो लोग हैरान हो जाते हैं सोच के कि एक परफ्यूमर आपको लैवेंडर पसंद नहीं, मुझे शायद उसका खुशबू से कोई एसोसिएशन हो। एसोसिएशन पर्सनली क्या पसंद है? मुझे पर्सनली वुडी ऑयल्स बहुत पसंद है। मुझे बहुत उनसे एक कामिंग और ठहराव मिलता है, कामिंग एक्सपीरियंस लगता है, और वो ग्राउंडिंग ऑयल्स होते हैं जो वुडी ऑयल्स होते हैं, तो मुझे ज़्यादातर वो पसंद है। तो उस तरह के उसमें और क्या होता है, उसके फ़ायदे क्या हैं? वुडी ऑयल जनरली देखा जाए तो मेडिटेशन के एस्पेक्ट से बहुत यूज़ होते हैं। आपको अगर ग्राउंडिंग चाहिए, अगर आपको बहुत एंग्शियस हो रहे हो, आप एंग्जाइटी हो रही है, या आपका मन एक स्थिर नहीं है, आपका बहुत सोच विचार इधर उधर हो रहा है, तो ये वुडी ऑयल्स आपको बहुत ग्राउंडिंग की फीलिंग देते हैं। जैसे वुडी ऑयल्स में आप सैंडलवुड अगर स्प्रेड करें, उसी तरह से अगर आप सैंडलवुड में अगर आप सैफरन मिला लें, उसके साथ आप थोड़ा सा हिंट ऑफ कार्डमम दे दें, तो ये चीज़ अगर आप मिक्स करते हैं तो एक बड़ा रिलीफ देने वाला और कामिंग आपको ब्लेंड मिलता है। तो मुझे ज़्यादा कामिंग ब्लेंड्स पसंद है, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्टेइंग इन सिटीज़, मुझे पर्सनली बड़े शहरों में रहना पसंद नहीं है, बट रहना पड़ता है काम की वजह से। तो इतनी भागदौड़ में आपको जब स्थिरता चाहिए होती है, तो उसके लिए आप इस तरह के ऑयल्स यूज़ करना पसंद करते हैं। ये ऑयल तो फिर घर में ही यूज़ कर सकते हैं या बॉडी पे? घर में यूज़ कर सकते हैं, बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। आप उसका एक परफ्यूम बनाया जा सकता है, सॉलिड परफ्यूम बना सकते हैं अगर आपको अल्कोहल फ्री चाहिए, और बहुत वेरियस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। आप अपने मसाजेस में भी यूज़ कर सकते हो। ये सब आप बनाती हैं, सब तरीके से आप बनाती हैं? जी बिल्कुल। लेवेंडर की जो आपने फ्रेग्रेंस की बात की तो मुझे पसंद नहीं है पर्सनली, जबकि बहुत लोगों को अच्छा लगता है। मुझे सिट्रस वाले जो है ना, फ्रेशनेस, वो अच्छी लगती है। मैं जानना चाहता था कि अभी मैं बात कर रहा था परफ्यूम को अप्लाई करने का, आपने कहा कि इस इलाके एरिया पर लगाते हैं, उसको अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, एक बार अगर आप बताएं। परफ्यूम मोस्टली आप अपने हीट, बॉडी की हीट के हिसाब से लगाते हो। जहाँ पर आपको लगता है सबसे वार्म है आपका बॉडी, वहाँ पर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी खुशबू फैलती है। और दूसरा, आप ना थोड़ा सा मॉइस्चराइज्ड बॉडी पार्ट में लगाएंगे, या तो आप कोई मॉइस्चराइज़र पहले लगा के, जैसे अगर आपने अपने रिस्ट में लगाना है तो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके फिर अगर परफ्यूम लगाएंगे तो और ज़्यादा लॉन्गर लास्टिंग होता है। मैं मॉइस्चराइज़र से बेटर सोचती हूँ वैक्सेस होते हैं, जैसे आपका
आपका अलग अलग तरह के वैक्सेस हैं, कोको बटर होता है, आपका शिया बटर होते हैं, ये बटर्स एंड वैक्सेस अगर आप लगा के, या बीज वैक्स, नेचुरल बीज वैक्स होता है, अगर आपको बहुत शौक है परफ्यूम का, आप ऐसे बीज वैक्स और शिया बटर, कोको बटर का ब्लेंड बना के अपने पास रख सकते हैं, जिसकी अपनी कोई खुशबू ना हो, आप वो अपना रिस्ट पे लगाए, उसके ऊपर अगर परफ्यूम लगाएंगे तो बहुत लंबा चलेगा। इसकी मतलब स्प्रे कितने लगाने चाहिए, क्वांटिटी होती है कोई लगाने के लिए? क्वांटिटी डिपेंड करता है हर एक इंसान के अपने ऊपर, बॉडी हीट के ऊपर। अगर आप बहुत ज़्यादा वार्म रहते हो तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका ज़्यादा परफ्यूम डिस्पर्स हो जाएगा, ज़्यादा जल्दी आप एमिट करोगे फ्रेग्रेंस और ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो आप अगर ठंडी जगहों पे रहते हो, या फिर आपके रूम, आप ठंडे रूम में रहते हो, या फिर आप ज़्यादा बॉडी हीट नहीं है, मतलब आप ज़्यादा भाग दौड़ का काम भी नहीं कर रहे हो, तो आप कम क्वांटिटी लगाओगे तो भी चल जाता है। अब हम यहाँ पे, जैसे आपने कहा यहाँ लगाने के लिए, मैंने कई लोगों को देखा है कि कपड़े पे ही लगाते हैं। ये सबसे गलत बात है, मतलब कपड़े पे लगाना इसीलिए तो मैंने पूछा बहुत कि ही गलत तरीका है, से- क्योंकि नहीं, लोग कपड़े उसी पे खराब हो spray कर सकते लेते हैं। हैं। पर्सनली 80% से 85% लोगों को जानता हूँ जो ट्राउजर पहनेंगे, पैंट पहनेंगे उस पे और spray ब्लेजर करेंगे पहनेंगे shirt और पर। उसी पे तो वो आप अपने कपड़ों को खराब कर सकते हैं, क्योंकि परफ्यूम में यू नेवर नो कोई फिक्स्ड कलर हो, क्योंकि कई परफ्यूम्स रेजिन्स से बनते हैं। रेजिन्स होते हैं जो आपके ट्री के बाक में जो गम्स निकलते हैं, वो गम्स एंड रेजिन्स को डाइल्यूट करके और डिस्टिल करके भी बनाए जाते हैं। उनके बहुत डार्क कलर्स होते हैं और वो परमानेंटली आपके कपड़ों को खराब भी कर सकते मीन्स हैं। कपड़ों पे कभी नहीं लगाना चाहिए, नहीं परफ्यूम। लगाना चाहिए, कभी भी बिल्कुल कोई भी नहीं, परफ्यूम नहीं लगाना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए परफ्यूम्स को इस ये पे, एक्चुअली कपड़ों कई पे। बार मैंने देखा कुछ लोग लगा लेते हैं, बाद में येलोइश स्टेन्स जी, कुछ आ बिल्कुल, जाते हैं ना बिल्कुल, आपके व्हाइट बिल्कुल। शर्ट पे लगा मैं लेके। कई लोगों को देखा हूँ यार लगाते हुए, शादियों में जाओ तो देखो डिस्कलरेशन हो 80% सकता लोग है, बिल्कुल शर्ट के ऊपर मारते हैं। जी। हाँ, उनको पता ही नहीं। मैंने कई बार, मैंने खुद मारा हुआ है, मैं क्यों किसी और को बोलूं, मैंने भी मारा जी, हुआ है कई जी। बार। वो चांस की बात होगी कि आपका कलर नहीं होगा, नेचुरल कलर्स भी होते हैं, मोस्ट नेचुरल परफ्यूम में भी कलर्स हो सकते हैं अपने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के, तो चांस की बात है कि आपको मैं डिस्कलरेशन अपने नहीं हुई। दर्शकों को बता दूं, प्लीज आज के बाद, इस एपिसोड को देखने के बाद आप कभी कपड़ों पे परफ्यूम मत मारिएगा, इवन डीओ भी नहीं। डियो एक्चुअली बहुत कम परसेंटेज होता है परफ्यूम में, परफ्यूम का एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स का, और वो भी डिपेंड करता है, जितना नेचुरल में आप जाएंगे उतना और रिस्क बढ़ जाएगा डिस्कलरेशन आज यार नई जानकारी मिली है, कपड़ों जी। पे कभी भी परफ्यूम नहीं मारना। नहीं, मैं तो नहीं लगाता था, मैं तो इधर उधर लगा लेता था। अच्छा, इसमें आपने कहा कि अल्कोहल फ्री, जी। अल्कोहल का क्या यूज़ होता है परफ्यूम बनाने में, इसका क्या इस्तेमाल है, क्यों डालते हैं? जब मैं आपको परफ्यूम बनाने का प्रोसेस एक बताती हूँ, परफ्यूम बनता है एसेंशियल ऑयल्स के साथ। बिल्कुल। अब एसेंशियल ऑयल्स होता है, आप करीब 8 से 10 टन प्लांट मटेरियल, अलग अलग प्लांट अलग अलग क्वांटिटीज़ में डिस्टिल करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं रोज़ ऑयल कर रही हूँ डिस्टिल, तो मुझे करीब 8 टन रोज़ पेटल्स लेने पड़ेंगे, और उसको डिस्टिल करके मुझे खाली 1 लीटर ऑफ रोज़ ऑयल मिलेगा। ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेटेड में है। 1 लीटर? यस, 8 टन में 1 लीटर ऑयल, एसेंशियल ऑयल। अब वो कितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा, वो बहुत हाईली पोटेंट, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एंड वेरी हाई ओडर यील्ड, मतलब उसका खुशबू बहुत स्ट्रांग होती है। तो आप उसको अगर आप एक ड्रॉप भी स्मेल करेंगे तो वो बहुत स्ट्रांग होगा। तो हमेशा परफ्यूम को डाइल्यूट करना पड़ता है किसी मीडियम में। तो कोई मीडियम, अब जैसे अगर आपको रूम में हम लोग बनाते हैं रूम के फ्रेग्रेंसेस भी, उसका अगर मीडियम लेंगे तो हम ऑफ कोर्स अल्कोहल, अच्छा अल्कोहल इज ऑल्सो यूज्ड एज अ कैरियर, मतलब एक डाइल्यूट करने वाला एजेंट है। हम जब यूज़ करेंगे तो हमें अल्कोहल यूज़ करना है अपने स्किन पे, क्योंकि वो स्किन से के लिए सबसे सेफ हो सकता है। लेकिन जब हम रूम में करते हैं उसको स्प्रेड, तो हमें कुछ और ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करने पड़ते हैं, जो कि मतलब फायर ना कॉज कर सके, क्योंकि आप अल्कोहल तो स्प्रे नहीं कर सकते रूम में। इसी तरह से अलग अलग रीजंस की वजह, अलग अलग यूज़ के हिसाब से हम अलग अलग सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं। तो अल्कोहल इज़ ऑल्सो अ सॉल्वेंट, इट इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट। जैसे कि कुछ लोगों को अल्कोहल फ्री चाहिए, उसके लिए हम लोग फिर वही जो मैंने आपसे कहा, वैक्सेस एंड गम्स यूज़ करते हैं, वैक्सेस यूज़ करते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, तो वो एज अ सॉल्वेंट ही होता है। तो बिना सॉल्वेंट के कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं हो सकती, चाहे वो रूम के लिए हो चाहे आपके बॉडी के लिए हो। अल्कोहल फ्री लोग क्यों मांगते हैं? मतलब मैंने कभी परफ्यूम खरीदा तो मैंने देखा नहीं कि इसमें अल्कोहल है या नहीं है, तो जो लोग मांगते हैं कि मुझे अल्कोहल फ्री चाहिए,
उसकी क्या वजह हो सकती है? दो बड़े रीजंस हैं। एक तो रिलीजियस रीजंस हैं, कई लोग अल्कोहल रिलीजियसली यूज़ नहीं करना चाहते हैं, छूना नहीं चाहते हैं, विच वी अप्रिशिएट एंड वी क्रिएट, हम बनाते हैं फ्रेग्रेंसेस जो अल्कोहल इत्र में एक तो इत्र का फॉर्म है, या फिर हम अलग तरह के सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं। दूसरा बहुत साइंटिफिक रीज़न है जो कि आपके स्किन को हार्म कर सकता है। अल्कोहल बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटिंग होता है, मतलब वो आपके बॉडी को, आपके स्किन को बहुत ड्राई कर सकता है। कई लोगों का स्किन ज़्यादा हेल्दी नहीं होगा तो उसमें अल्कोहल से मतलब जलन भी हो सकती है। तो कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप अल्कोहल फ्री फ्रेग्रेंस यूज़ करना होता है। तो उसकी ठीक है, वो समझ गया, मतलब जिनको एलर्जीज है जी, एलर्जीज हो सकती हैं, सेंसिटिविटी हो सकती है, इस वजह से। अब मुझे फ़र्क अगर समझना है कि इत्र, परफ्यूम, डिओ, क्या फ़र्क है इन सब? इत्र जब आता है तो इत्र का जो बेस होता है वो ऑयल होता है। अच्छा। चाहे वो सैंडलवुड ऑयल हो, चाहे अगरवुड ऑयल हो, या डिफरेंट तरह के बेस्ड ऑयल्स हो, उसके अंदर मिलाया जाता है फ्रेग्रेंट कंपोनेंट, जो मैंने आपसे कहा, जो हम लोग डिस्टिल करके निकालते हैं। फ्लोरल ऑयल्स हैं, वुडी ऑयल्स हैं, जो खुशबू वाले ऑयल्स हैं, वो हम लोग बेस ऑयल्स में मिलाते हैं। इत्र वैसे बनता है। ठीक है। और जो परफ्यूम होता है और डिओ, उसमें जो अंतर है, परफ्यूम में भी अल्कोहल बेस होता है और डिओ में भी अल्कोहल ही एज अ बेस होता है। दोनों में फ़र्क ये होता है कि परफ्यूम में जो कॉन्सेंट्रेट होता है, जो फ्रेग्रेंस कॉन्सेंट्रेट है, उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। अच्छा। एज मच एज 20-25%, 30%। 20 ml का परफ्यूम है जी, और 20 ml का डीओ है जी, तो आप बता सकती हैं कितना क्या जी। यूज है? जैसे डीओ होगा तो करीब 5% से लेकर 9% तक होगा अल्कोहल नहीं, कॉन्सेंट्रेट। अच्छा, कॉन्सेंट्रेट। जी, बाकी अल्कोहल होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट अपने आप में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ। कई रीजंस के, एलर्जीज की वजह 5 से 9% डीओ में, डीओ में खाली 5 से 9% तक होगा। और इसमें और जो परफ्यूम होगा उसमें 20 से लेके 40% तक भी चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन। इसका भी एक कैलकुलेशन होता है, इट्स अ कंप्लीट स्टडी। परफ्यूमरी में हमको पर सिखाया जाता है, हर ऑयल का एक डर्मल लिमिट होता है। डर्मल लिमिट मतलब जितना आपकी स्किन टॉलरेट कर सके, क्योंकि ये बहुत, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया रोज ऑयल का कि 8 टन से खाली 1 लीटर निकल रहा है, तो वो कॉन्सेंट्रेट जितना है उतना ज़्यादा, अगर आपके लिमिट से ऊपर यूज़ करेंगे तो हार्मफुल भी उतना ही है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, आपको सुन के हैरानी होगी। अगर हम सोचे रोज़, इंडिया में तो रोज़ खाया भी जाता है गुलकंद की तरह से, आप सबसे सेफ समझ सकते हैं इस ऑयल को, लेकिन ये हाईली कार्सिनोजेनिक भी होता है, मतलब कैंसर कॉजिंग भी होता है अगर उसको डर्मल लिमिट से ज़्यादा यूज़ कर लिया जाए। कैंसर का सबसे ज़्यादा इससे हो सकता है अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करें, क्योंकि जो भी परफ्यूमर, जो आप पढ़ाई करते हैं हम लोग, तो हमें सिखाया जाता है डर्मल लिमिट हर ऑयल की होती है। मैं एग्जांपल आपको रोज़ का इसलिए दे रही हूँ क्योंकि रोज़ सबसे ज़्यादा पहचान वाला ऑयल है, तो ईजी है समझने के लिए। तो इसी तरह से हर डिफरेंट ऑयल की डर्मल लिमिट है। डर्मल लिमिट मतलब स्किन की लिमिट। तो ये कैंसर खतरा सिर्फ रोज से है या सबसे? नहीं, सभी से हो सकता है, किसी भी ऑयल से हो सकता है अगर आप उसको लिमिट से ज़्यादा यूज़ करें। लेकिन खतरा एकदम से 2 यूज़ से या फिर हाँ जी, अगर आप रेगुलर यूज़ से ही, रेगुलर यूज़, वो भी एक क्वांटिटी से ऊपर जाने पे, अगर आप सेफ उससे करें तो ट्रीटमेंट भी होता है उसी सेम चीज़ से। रोज़ ऑयल से आपने ट्रीटमेंट्स भी बहुत सुने हैं। ट्रीटमेंट्स होता है जैसे आपके जितना भी हार्मोन इम्बैलेंसेस हैं फॉर फीमेल्स, वो रोज़ ऑयल आपको ब्यूटिफुली हील करता है उससे। इनफैक्ट मेरे पास एक केस स्टडी था जिसमें एक पेशेंट आई थी मेरे पास, जब हमारा क्लिनिक हुआ करता था 2010 में, तो तब एक लेडी बहुत बिजी इन हर लाइफ, शी वाज एन आर्किटेक्ट एंड शी केम टू मी बोलने के लिए कि आई एम ट्राइंग टू कंसीव सिंस 10 years, मैं ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ, सब ले रही हूँ, मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो हम लोगों ने एक पूरा सिस्टम प्लान किया उनके लिए ट्रीटमेंट का, जिसमें अच्छा उनके मेडिसिन्स भी चल रही हैं, उनकी लाइफ बहुत हेक्टिक है, स्ट्रेसफुल है, लेकिन अब वो उनको हीलिंग चाहिए थी, तो एक अलग तरह की भी हीलिंग चाहिए थी जिसमें उनको बताया जाए कि आप स्ट्रेस लेवल्स को किस तरह से कम करें। तो हमने उनको, अच्छा उनके बॉडी में इतने ब्लॉकेजेस थे हमको दिख रहे थे, इन द सेंस दैट उनका कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा होगा दवाई, क्योंकि उनका स्किन कंडीशन बहुत ख़राब था, हेयर कंडीशन बहुत ख़राब थी। हम देख पा रहे थे कि उनका वो ओवरऑल उनका जो एक्सप्रेशंस थे उससे समझ पा रहे थे कि शी वॉज नॉट हैप्पी, मतलब खुशी नहीं थी उनकी लाइफ में, क्योंकि वो बहुत चीज़ों से जूझ रही थी कि वो अपने काम, कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, अपने तकलीफ़ की परेशानियों में, सब चीज़ों को इकट्ठे वो कर रहे थे डील।
अब उनको हमने एक डिज़ाइन किया, उनका ये प्लान कि पहले तो उनके हमने क्लेंजिंग के लिए उनके मसाजेस दिए, डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स जो क्लेंजिंग में यूज़ होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें रोल प्ले किया रोज़ ऑयल ने। हमने उनको बेली के आसपास रोज़ ऑयल मिक्स्ड विथ बेस ऑयल, आप डायरेक्ट कोई भी एसेंशियल ऑयल यूज़ नहीं कर सकते, हमेशा ब्लेंडेड फॉर्म में यूज़ करते हैं। उसमें उनको 2 से 3 बार हफ्ते में हमने उनको थेरेपी दी विथ रोज़ ऑयल। और आई थिंक इट वॉज अ वेरी टचिंग एक्सपीरियंस फॉर अस ऑल्सो एज प्रैक्टिशनर्स कि हमें विद इन 3 months उन्होंने हमें कॉल करके बताया कि मैं सबसे पहले गुड न्यूज़ आपको देना चाह रही हूँ कि इतना impactful होता है। इट इज़ सो इम्पैक्टफुल। तो आप ये देखिए कि एक तो डिस्ट्रेस करने में, आपकी हीलिंग में, तो अगर आप करेक्ट फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को तो इतना बेनिफिशियल भी है। वही ऑयल जिसके बारे में अभी हम बता रहे थे कि कैंसरस भी हो सकता है अगर आप गलत तरह से उसको यूज़ करें। कोई भी दवाई फॉर दैट मैटर, अगर आप ज़्यादा खा लें दवाई तो आप जल्दी ठीक थोड़ी होंगे, आप बीमार ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे एक सवाल आ गया कि आप एरोमा थेरेपिस्ट भी हैं। जी बिल्कुल। ये शब्द जो है मैंने अभी हाल फिलहाल में सुना, इससे पहले मैंने नहीं सुना था अरोमा थेरेपी। तो आप क्या ये बता सकते हैं कि एरोमा थेरेपी से क्या क्या बीमारियां ठीक की जा सकती हैं? अरोमा थेरेपी इज़ नॉट अ क्योर, हम बोलेंगे ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है। आपको जो नॉर्मल रूटीन की जो आप कर रहे होते हो उसके साथ आप इसको ऐड करते हैं तो उसका फ़र्क बहुत जल्दी नज़र आता है आपको। तो अरोमा थेरेपी से कुछ चीज़ें हैं जो कि और कोई दवाई नहीं ठीक करती है, लेकिन हाँ जी अरोमा थेरेपी डेफिनेटली उसमें हेल्प कर देती है। सबसे सामने एक एग्जांपल आता है कॉमन कोल्ड। अब कॉमन कोल्ड का कोई इलाज ही नहीं है, आपको सडनली वो कोल्ड आता है और आपकी हालत ख़राब हो जाती है, आँख नाक सबसे पानी आ रहा है, आपकी एलर्जी भी नहीं है, कुछ नहीं है, समझ नहीं आ रहा, एंटी एलर्जी भी काम नहीं करी, कुछ नहीं। आप एक जेरेनियम ऑयल ट्राई करिए, उसको एक टिश्यू में रखिए और उसको इनहेल करना शुरू करिए। ये मैंने इतना ट्राई कर लिया है अपनी फैमिली में ही, इतना ट्राई कर लिया है कि बाकी फिर मैंने अपने प्रैक्टिस में भी जब यूज़ किया। कौन सा ऑयल फिर से बताइए? जेरेनियम ऑयल होता है ये विका का आता है? जी विका में मिलेगा भी मुझे? हमें विका www.wika.in wika.in में अगर आप जाते हैं तो आपको ये ऑयल उसमें मिल जाएगा। ठीक है, क्या करना है? इसको सूंघना है? इसको खाली टिश्यू में रख के इनहेल करते रहिए। आपने सारा एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कर लिया है इसको खूब? अपने ऊपर, फैमिली के ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर, क्लाइंट्स जो हमारे क्लिनिक के क्लाइंट्स होते हैं उन पे। इनफैक्ट ये पढ़ाई करने के बाद ही ये आप कर सकते हो। ये इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू सेल्फ मेडिकेट योर सेल्फ। उसी तरह से इस चीज़ को भी जब तक आपको प्रॉपर तरीका नहीं पता, आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, सेल्फ यूज़। लेकिन जी क्योंकि वही मैंने जो आपसे कहा डर्मल लिमिट, जो आपका लिमिट है, और मैं टिश्यू पे है इसलिए मैं आपको फ्रीली यूज़ करने कह देती हूँ कि बोल देती हूँ कि आप टिश्यू में डालिए, कहीं पर बॉडी में टच नहीं हो रहा, आप उसको इनहेल करिए जब तक आपको रिलीफ ना मिले। इसी तरह से आपकी अगर बंद नाक है तो उसको खोलने के लिए कोई दवाई है आपके पास किसी और फॉर्म ऑफ मेडिकेशन में? बस एक विक्स आती है, कई बार विक्स, उसमें भी एसेंशियल ऑयल है। अच्छा जी उसमें भी एसेंशियल ऑयल है। अगर नाक खोलनी है तो भी आपको अरोमा थेरेपी हेल्प करती है। आप यूकलिप्टस अगर ट्राई करेंगे वो इंस्टेंटली आपको कंजेशन दूर करती इसका है। भी ऑयल आता है? जी यूकलिप्टस का भी ऑयल आता है। यूकलिप्टस का तो इंडिया में वैसे भी बहुत यूज़ है, बहुत है। और यूकलिप्टस बहुत कमाल का ऑयल होता है, बहुत इंटरेस्टिंग ऑयल है। यूकलिप्टस अगर आपको बुखार है तो यूकलिप्टस अगर आप इनहेल करते हो बुखार कम होता है। अगर आपको ठंड लग रही है, अगर आप यूकलिप्टस इनहेल करते हो आप वार्मथ भी मिल जाएगी। अच्छा, ये दोनों तरह से काम करता है। ये एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है यूकलिप्टस ऑयल में। हमारे यहाँ तो बहुत पेड़ होते हैं यूकलिप्टस जी के। यूकलिप्टस इंडिया में बहुत कॉमनली अवेलेबल प्लांट है। कई बार उसके पेटल्स, उसके लीव्स होते हैं जो आपके पत्ते होते हैं यूकलिप्टस को, उसको रगड़ के भी सूंघ लेंगे तो भी वो काम हो जाएगा। जी उसके फ्लोरा से शहद भी बनता है, हनी भी निकालते हैं। रियली? अच्छा ये मेरे लिए न्यूज़ है। मेरी किसी से बात हो रही थी जो बी कीपर हैं जी, जो ऐसी बिल्कुल ऑर्गेनिक करते हैं बी फार्मिंग। जी जी तो उन्होंने बताया कि यूकलिप्टस। अच्छा, एक बीमारी सबको ज़्यादा हो रही है स्ट्रेस की। जी काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। जी वो भी क्या सॉल्व होता है इससे? बिल्कुल। जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम है वो अरोमा थेरेपी बहुत अच्छे से सॉल्व करती है, बिकॉज इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जिन चीज़ों के लिए दवाई नहीं है, आप समझ लीजिए उस चीज़ों में अरोमा थेरेपी बहुत अच्छे से काम कर सकती है। लाइफस्टाइल के लिए जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में आपके उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से आज सबको डायबिटीज़ का, हार्ट का, सारी बीमारियाँ, हाइपरटेंशन है, बॉडी एक्स तक हो रहे हैं। और ये आपका थायराइड हो रहा है। इवन फैमिली इश्यूज भी इसी की वजह से। जी
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ के लिए अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं अरोमा थेरेपी अपने ऊपर, चाहे किसी भी के लिए, चाहे आपको बॉडी एक है उसके लिए यूज़ करेंगे तो भी आपको डिस्ट्रेसिंग होगा। अगर आपको कंजेशन है उसके लिए आप यूकेलिप्टस यूज़ कर रहे हैं, वो आपको रिलीफ देगा। आप इंस्टेंटली आप ग्राउंडिंग पहुंच जाती है, आप एकदम शांत हो जाते हैं, आप बहुत अच्छा फील करते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप डायरेक्टली भी यूज़ करें। पे आके सपोज अगर कोई स्ट्रेस पर्सन है जी, घर गया, उसको क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, कौन सा विक्का का प्रोडक्ट्स और कैसे यूज़ करें? जैसे आप घर पहुंचते हैं तो आपको इमीडिएटली ग्राउंडिंग ऑयल्स यूज़ करने चाहिए। मैं 2 मिनट इसीलिए सोची क्योंकि एक पूरा दिनचर्या अगर आप बताऊं मैं आपको तो आई थिंक दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग। आप सुबह उठते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, आप बिल्कुल स्ट्रेस में हैं क्योंकि हर तरह का स्ट्रेस अलग अलग है, ठीक है। तो हर तरह के स्ट्रेस के लिए अलग ऑयल भी है उसका सोल्यूशन। अगर आप पूरा इतनी ट्रैफिक के रास्ते से ड्राइव करके आप पहुंचते हैं, कई लोगों का जैसे अगर हम दिल्लीइट्स हैं तो हमें पता है नोएडा और गुड़गांव का डिस्टेंस। अगर कोई नोएडा में रह रहे हो और गुड़गांव ऑफिस जा रहे हैं या गुड़गांव रह रहे हो और नोएडा ऑफिस जा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं उनका स्ट्रेस लेवल डिफरेंट लेवल का है। घर पहुंचेंगे तो बाद में, पहले तो ऑफिस में पूरा दिन बिताना है आपको। उस टाइम पे ऑफिस और सड़क पे बिल्कुल। तो सड़क से आप जो स्ट्रेस लेके जा रहे हो, ऑफिस पहुंच रहे हो, आप काम कैसे करोगे सारा दिन? उसी में अगर आप अब यही चीज़ हम बहुत कर भी रहे हैं इन आवर कंपनी, इन आवर ब्रांड। तो अब क्या करते हैं, आप पहुंचते हो, आपको अगर खुशबू अच्छी मिल जाए जो आपको लिफ्ट कर दे, आपके मूड को, आपका मूड एनहांस कर दे, अपलिफ्टिंग और एनर्जाइज कर दे, तो अपलिफ्टिंग ऑयल्स, एनर्जाइजिंग ऑयल्स, ठीक है। उस टाइम पे जो आपको शांति चाहिए या डिस्ट्रेसिंग चाहिए, वो अपलिफ्टिंग एंड एनर्जाइजिंग ऑयल्स की डिस्ट्रेसिंग चाहिए, ठीक है। तो उसमें आप क्या यूज़ करेंगे? आप ज़्यादातर सिट्रस ऑयल्स यूज़ करेंगे, आप बर्गमोट, आप ऑरेंज, लेमन, लाइम, इस तरह के ऑयल्स यूज़ करेंगे। थोड़ा सा हिंट ऑफ यूकेलिप्टस, रोजमेरी, ताकि एनर्जाइजिंग ऑयल भी हो जाए, आपको एनर्जी दें जो आप, क्योंकि आप थक के ऑफिस जाके सारा दिन क्या करोगे अदरवाइज, तो आपको एनर्जाइज करते हैं वो। उसके बाद जब आप सारा दिन हो जाता है, मिड डे होता है, आपको थोड़ा सा काम डाउन करना है, आपको खुश रहना है उस टाइम पे, तो आप फ्लोरल ऑयल्स यूज़ कर सकते हो। बट सबसे ज़रूरी है स्ट्रेस, जब आपका क्वेश्चन था कि स्ट्रेस कैसे कम करें, अब आप घर पहुंच रहे हो, आप सारा दिन ट्रैफिक में तो करे आपने, साथ में आपने काम भी काफ़ी कर आए हो। उस वक्त जब आप घर पहुंचोगे तब आपको ग्राउंडिंग ऑयल्स चाहिए, ताकि आपका काम डाउन हो जाओ, आपके नर्व्स रिलैक्स हो जाएं, आप डिस्ट्रेस हो जाओ और आप सोने की तैयारी पे बढ़ो। आप घर में हो, आप काम डाउन होके आप फैमिली से अच्छी बातें कर सको, आप खुशी फैला सको वापस आके। उसके लिए आपको ग्राउंडिंग ऑयल्स चाहिए जो आपके वुडी ऑयल्स होते हैं ज़्यादातर। कोई एक आध दो नाम जो आपके प्रोडक्ट आपके वुडी ऑयल्स में आपका सैंडलवुड ऑयल हो जाए, आपका सिडारवुड ऑयल हो गया, पचौली ऑयल हो गया, ये सब विका पे मिल जाए जी। आपको सैंडलवुड स्पेशल ऑर्डर पे हम मंगाते हैं, लेकिन सिडारवुड, पचौली ये रेडिली अवेलेबल है। ओके, ये सब ये वेबसाइट पे आपके अवेलेबल जी, बिल्कुल सारे के सारे। जो परफ्यूम के प्राइसेस पर हम बात करते हैं, कोई परफ्यूम 300 का मिल रहा है मार्केट में, 3000 का भी है, 30,000 का भी है, 3 लाख का भी है और 2.5 करोड़ का भी है। 3 करोड़ का भी मान के चलिए। हाँ, 2.5 करोड़ जो बोला आपने, 3 करोड़ का भी है जी। तो इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं ऐसे कि इतना फ़र्क है? खुशबू तो सब दे रहे हैं जी, तो ऐसा क्या है? वही बात आ जाती है इंग्रेडिएंट्स की। 2-3 पैरामीटर्स होते हैं जिससे इनके रेट्स डिफाइन होते हैं। सबसे पहले तो अगर कॉमनली अवेलेबल इंग्रेडिएंट है, या फिर जैसे मैं आपको सिट्रस ऑयल्स बोलती हूँ, सिट्रस ऑयल्स के जो परफ्यूम्स होते हैं बहुत कम प्राइस के होते हैं, क्योंकि सिट्रस ऑयल में आपको 8 टन पेटल्स को नहीं करना पड़ता। आप अगर संतरे का ऑयल निकालते हैं खुशबू के लिए, बहुत यूज़ होता है ऑरेंज ऑयल, तो उसका पील से निकलता है, ऑरेंज के छिलकों से, जो कि थ्रो अवे करने वाली चीज़ है, वेस्ट मटीरियल से हमने डिराइव किया है। और उसका डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, जिनको निचोड़ के निकाला जाता है और काफ़ी क्वांटिटी निकल आती है थोड़ी उससे, तो इसीलिए इनके प्राइसेस कम है। एक तो ये रीज़न होगा। दूसरा रीज़न होगा रेयर, जो मैंने आपको बोला कि रेयर है अगर तो महंगा होगा, जो कॉमनली अवेलेबल है वो सस्ता हो गया। फिर होता है किसने बनाया, अवेलेबिलिटी ऑफ द परफ्यूमर, किस परफ्यूमर का बना हुआ वो है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि हर परफ्यूमर का अपना प्राइस होता है। जिस तरह से आप हर जो आप काम देखते हैं, कोई भी प्रोफेशन है, उसमें हर जन का एक प्राइस होता है कि एक आर्टिस्ट है, किसी का आर्ट फॉर्म बहुत सस्ता है, किसी का बहुत महंगा है। अब हुसैन साहब की पेंटिंग्स देखिए और एक स्ट्रीट आर्टिस्ट की पेंटिंग में आप कंपेयर नहीं कर सकते, फ़र्क आता है। जितना फिनेस है, जितना अच्छी तरह से बनी हुई चीज़ है, वो डिपेंड करेगा। और
तीसरा फैक्टर होता है कितना बड़ा ब्रांड है, एक वो भी आ जाता है कि कौन से ब्रांड ने प्रमोट किया वो परफ्यूम, उसने कितना खर्चा किया उसकी प्रमोशन पे, वो ऐड हो जाता है। जो चौथा चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगी आजकल की डेट में ज़्यादा चल रहा है, इज़ स्टोरी टेलिंग। परफ्यूम के पीछे क्या स्टोरी है, कि स्टोरी किस तरह की है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है परफ्यूम का प्राइस। जैसे कोई स्टोरी आप बताएं। जैसे आजकल निरोली बहुत चल रहा है। निरोली जबकि सिट्रस ऑयल है, सिट्रस सस्ता होता है। सस्ता तो नहीं बोल सकते, लेकिन इतना एग्जॉटिक नहीं है जितने का वो बिकता है। वो प्रिंसेस ऑफ निरोला अपने ब्यूटी के लिए यूज करती थी। यूरोप में है, उसका नाम ही निरोली ऑयल है। उसका नाम वहीं से डिराइव हुआ और अब उसका प्राइस भी उसी हिसाब से है, क्योंकि बहुत आर्टिस्टिकली आप बना सकते हो उसको, हर कोई यूज़ भी नहीं कर पाता क्योंकि किसी तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उसको किससे मैच किया जाए वो भी थोड़ा टफ चीज़ होती है। तो इस वजह से भी रहता है कि उसको बहुत अच्छे आर्टिस्ट ही बना सकते हैं उसके परफ्यूम्स, और उस वजह से भी वो एक्सपेंसिव है। और स्टोरी टेलिंग तो है ही खैर उसके पीछे। आपके रोज़ ऑयल के पीछे भी स्टोरी टेलिंग है, आपके अकबर के लिए बनाई गई थी ये, बादशाह के लिए बनाई गई थी, तो उसके पीछे ये स्टोरी है। तो हर ऑयल की एक स्टोरी टेलिंग भी होती है जिससे वो परफ्यूम बनता है, तो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। अब मैं ये पूछ रहा था कि जो सस्ते परफ्यूम्स है मार्केट में, ये तो आपने मुझे बताया कि इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मिलाए जाते हैं या एक्सट्रैक्ट होता है जो मिलाया जाता है, क्या केमिकल से भी बना के बेचे जा रहे हैं क्योंकि सस्ते हैं वो? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा रीज़न है सस्ते होने का। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़रूर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। सस्ते ऑयल, सस्ता परफ्यूम, अगर आप समझ लीजिए आजकल हर चीज़ की इमिटेशन जिस तरह से है, चाहे वो डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, कपड़ों का भी इमिटेशंस आ गए, सिल्क हो गया, हर चीज़ की इमिटेशन है, उसी तरह से ये एक्सपेंसिव ऑयल्स की भी इमिटेशन है। बट इसमें प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अगर आप डायमंड एंड गोल्ड पहन रहे हैं तो कम से कम आप अंदर नहीं जा रहा आपके बॉडी के, स्किन के, लेकिन जब आप ये परफ्यूम यूज़ करते हैं, सस्ता परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं और वो इमिटेशन इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हुआ है, तो ये खाली केमिकल्स के साथ बने हुए हैं। और उनको लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए भी तरीके होते हैं जिसमें थाइलेट्स यूज़ होते हैं। थाइलेट्स अगर हम कॉमन मैन की लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये लिक्विड प्लास्टिक जैसी चीज़ें यूज़ होती हैं ताकि लॉन्ग लास्टिंग हो। और एक बार आपने इनहेल करा, आप इनहेल करते रहो रेगुलरली, वो आपके अंदर जाके बस गया। जिस तरह से प्लास्टिक का कोई आप ख़त्म नहीं कर सक रहे अर्थ के ऊपर से, आप अंदर से कैसे निकालोगे उसको, तो वो आपके लंग्स में भी जाके वही हार्म करते हैं। तो कैंसरस और टीबी जैसी बीमारियां हो सकती हैं अगर आप गलत परफ्यूम यूज़ करते हैं। सस्ते परफ्यूम सस्ते इंग्रेडिएंट्स के साथ करते हैं या ज़बरदस्ती उनको लॉन्ग लास्टिंग बना रहे हैं। अब सिट्रस फ्रेग्रेंसेज हैं मोस्टली जो बहुत कॉमनली अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर उसको लॉन्ग लास्टिंग बना दे, सिट्रस तो लॉन्ग लास्टिंग हो ही नहीं सकता, तो उसका नेचर नहीं, तो उसका नेचर ही नहीं है। लेकिन आप उसको भी अगर लॉन्ग लास्टिंग बना रहे हैं, मतलब आपने कुछ एडिटिव्स उसमें डाले हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। और अगर उसमें हार्मफुल एडिटिव्स हैं, सिंथेटिक एडिटिव्स हैं, तो वो आपको हेल्थ को भी बहुत हार्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं परफ्यूम लेने गया जी, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें सिंथेटिक चीज़ें मिली हुई हैं, प्लास्टिक है या क्या मिला हुआ है, इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके जिससे मैं बच सकूं? थाइलेट्स ही मोस्टली इसमें एक इंग्रेडिएंट आता है प्रोमिनेंटली, जो कि एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है अलॉन्ग विद अल्कोहल, ताकि उसको लॉन्ग लास्टिंग दे सके। मोस्टली लोगों को एक मिथ है कि लॉन्ग लास्टिंग जितनी होगी परफ्यूम उतनी ज़्यादा बढ़िया होगी, जबकि ये बिल्कुल उलट है। अच्छा। क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स जो होता है वो वोलेटाइल नेचर का है। ठीक है, मैं बोलती हूँ कि टॉप नोट्स जल्दी उड़ जाएंगे, मिडिल नोट्स थोड़े देर तक रहेंगे, बॉटम नोट्स भी और ज़्यादा देर तक रहेंगे, लेकिन उसकी भी तो एक लिमिट है। वो भी तो वोलेटाइल ही है, वो भी तो एसेंशियल ऑयल है, उनका नेचर ही फितरत ही है उड़ना, उड़ जाना, तो गायब हो जाना। तो वो लॉन्ग लास्टिंग जो करते हैं आप ऑयल्स को, वो मोस्टली आप एडिटिव्स के साथ करते हो। अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हो, उसका प्राइस बढ़ेगा डेफिनेटली, और प्राइस बढ़ेगा तो नेचुरली आपको एक्सपेंसिव वो परफ्यूम मिलेगा। और वो परफ्यूम अगर एक कॉमन मैन के हिसाब से अगर आप समझें तो एक्सपेंसिव ब्रांड्स हों जो कि एक्सपेंसिव परफ्यूम बना रहे हैं और वेल रिकग्नाइज्ड हैं, वो सेफ हैं टू यूज़, बिकॉज उनको हमें एक बहुत टफ टेस्टिंग उससे निकलना पड़ता है। पूरे टेस्ट्स करा के आप अपने परफ्यूम को लॉन्च कर सकते हैं। और अगर आपने करेक्ट इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं और आपने टेस्टिंग कराई है तो डेफिनेटली आपके परफ्यूम्स एक्सपेंसिव होते हैं और वो सेफ होते हैं, और वो सेफर होते हैं। और जो आपने केमिकल का नाम लिया, जो भी इंग्रेडिएंट है, क्या वो उस पर मेंशन रहता है बॉटल पे? अगर वो है तो अलग अलग नाम से वो मेंशन्ड होते हैं। थोड़ा सा आजकल तो मेरे ख्याल से सब लोग सर्च, पिक्चर क्लिक करिए और सर्च कर लीजिए। हाँ, एप्स आ गए हैं आपके फ़ोन पे, आपके हाथ में फ़ोन है, पिक्चर क्लिक करिए और गूगल सर्च कर लीजिए, गूगल लेंस पे सर्च कर लीजिए, कहीं भी सर्च कर सकते हैं आप, इंस्टेंटली आपको सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। एक अच्छा परफ्यूम का मिनिमम कॉस्ट क्या होना चाहिए?
बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। आप देखिए अगर इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स देख रहे होंगे जी, उनको लग रहा हो कि मैं तो मार्केट गया, वही जो अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे कि 200-300 का ले आया और उसी को लगा रहे हैं। एक जी जी एक लिमिट होनी, जैसे मैं अभी कल परसों कहीं बैठा था तो वहाँ पता चला कि देसी घी जो है वो मिनिमम कॉस्ट अगर देसी घी का है तो 2000 रुपए से लीटर से नीचे बन ही नहीं सकता। जी जी, क्योंकि वो 1 लीटर में इतना ही घी निकलेगा। तो कोई अगर 400-500 रुपए या 800 रुपए तक लीटर अगर कोई बेच रहा है तो वो घी नहीं है, जी, वो जी, देसी घी नहीं है। जी, घी है जी, वो आप जहाँ यूज़ करना है जैसे यूज़ करना है खा नहीं सकते जी उसको। बिल्कुल। तो वैसे ही कोई परफ्यूम एक मिनिमम कॉस्ट इतना तो आ ही जाएगा, इससे कम नहीं हो सकता। परफ्यूम में ना थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन, क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि घी एक प्रोडक्ट है। आपको पता है कि उसका सोर्स एक ही है, मिल्क इज द ओनली सोर्स फॉर देसी घी। बट परफ्यूम में सोर्सेज बहुत तरह के हैं। मैंने लेवेंडर के बारे में पूछा। अब लेवेंडर है, लेवेंडर समझ लीजिए आपको मिनिमम कॉस्ट जो पर लीटर आएगा, लेवेंडर ऑयल है करीब 30,000 रुपये 35,000 रुपये लीटर, अच्छा क्वालिटी का लेवेंडर जो परफ्यूम ग्रेड हो, जो परफ्यूम अच्छी खुशबू कर सके। अब उस लेवेंडर को आप यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप उसमें अल्कोहल ऐड करते हैं एज ए सॉल्वेंट तो 30-35,000 और प्लस थोड़ा बहुत एडिशनल अल्कोहल इज़ नॉट एक्सपेंसिव, इसके सामने अल्कोहल की कॉस्ट नेग्लिजिबल है। तो अगर आप इतना करेंगे तो कम से कम 1 लीटर आपको करीब 9,000 के करीब पड़ेगा टोटल मिला के, और आपकी जो बॉटल पर कॉस्ट पड़ेगी करीब 4,000-5,000 की बॉटल पड़ेगी। तो अगर आप लैवेंडर जैसे ऑयल की करते हैं तो 4-5,000 की एक परफ्यूम बॉटल पड़ेगी आपको। उसमें कितने लीटर होंगे? उसमें करीब 50 ml होंगे। 50 ml की कॉस्ट, पैकेजिंग है, सब है। पैकेजिंग भी आजकल कंपनीज बहुत अलग अलग तरह से कर रहे हैं। कई बार कॉस्ट बहुत डिपेंड करता है पैकेजिंग पे। जो एक्सपेंसिव परफ्यूम्स है वो लोग आजकल डायमंड स्टडेड पैकेजिंग भी कर रहे हैं, तो वो अलग चीज़ है। अगर आप उसको ना देखें, बेसिक एक लेवेंडर की बॉटल अगर सिंपल पैकेजिंग करेंगे तो 4 से 5,000 रुपये की एक 50 ml की बॉटल पड़ेगी। यही अगर आप लेमन ऑयल का, अगर खाली एक लेमन की आप खुशबू या लेमन, लाइम एंड ऑरेंज, बर्गमॉट के मिक्स करके एक आप परफ्यूम बनाते हैं तो वो और सस्ती हो जाएगी, वो करीब आपको 2,000 रुपये की पड़ जाएगी। तो मतलब मिनिमम इतना कॉस्ट होना चाहिए, मतलब वो जो मार्केट में जो 200-300 है वो खतरनाक है, वो बहुत डेंजरस है, बहुत भी डेंजरस है, क्योंकि वो पूरे सिंथेटिक मटेरियल से बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि उनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। मैंने कुछ नाम सुने हैं जो रिसर्च के दौरान पता चले में, जैसे डिप्टीक है, अमोघ है, ब्रीडो है जी। ये सब रिसर्च में पढ़ी। ये क्या है, इतने महंगे क्यों आते हैं परफ्यूम, ऐसा क्या है इनमें? ये वही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जो डिफरेंट रीजंस परफ्यूम एक्सपेंसिव होने के। डिप्टीक और ये सारे परफ्यूम्स बहुत रेयर इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी हुई है। अच्छा। जो मुश्किल से मिलती हैं। इनकी खासियत ये है कि रेयर और एग्जॉटिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी हुई हैं। दूसरा, इनके परफ्यूमर्स जो बनाते हैं उनकी कॉस्ट ऐड होती है। इनकी जो पैकेजिंग है वो भी अपने आप में बहुत अमेजिंग होती है, पैकेजिंग का कॉस्ट होता है। और सबसे ज़्यादा बताया जाए तो ये जिस तरह का आर्ट है, ये जो आर्ट यूज़ करके बना हुआ है वो एक्चुअली अनमैचेबल है। अच्छा। तो आप इसको रेप्लिकेट, लोग बोलते हैं, कर दिया, लेकिन जो करेक्ट परफ्यूम यूज़ करने वाले लोग हैं वो समझ जाएंगे कि कैसा फ़र्क है इनमें, इनका जो ब्लेंडिंग प्रोसेस है, जिस तरह से इनको एज किया गया होगा इन परफ्यूम्स भी एज होते हैं। बिल्कुल, परफ्यूम एज करके ही यूज़ कर सकते हैं आप। इमीडिएटली बना के आप यूज़ करने में आपको वो मज़ा ही नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। हमने तो ये सिर्फ वाइन और अल्कोहल के बारे में सुना था कि एज है तो अच्छा होता है। परफ्यूम एज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डिफरेंट एक परफ्यूम में 5 इंग्रेडिएंट्स, 2 इंग्रेडिएंट्स लेके 5 से 10, 15, 20, 25, 30 तक जाते हैं इंग्रेडिएंट्स। अच्छा। तो जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जब तक आपस में सिनर्जी नहीं होगी, उनकी आपस में ब्लेंडिंग नहीं होगी, तब तक आपको एक्चुअल खुशबू नहीं पता चलेगी उनकी। तो आपको एज करना पड़ता है, मिनिमम 1 हफ्ते से लेके करीब महीनों और सालों तक भी एज किया जाता है। सालों तक भी एज होते हैं, तो उसकी प्राइस उस पर भी बढ़ती होगी, उस पर भी बढ़ जाती है। जी। तो बहुत सारे प्रोडक्ट इधर उधर की बात होगी, अब विक्का पे आते हैं। जी। विक्का के प्रोडक्ट का रेंज क्या है, कौन कौन से सेंट हैं, कैसा है, और मतलब रेंज आप मुझे समझा पाएँ ताकि लोग भी, दर्शक भी ये समझ पाए कि हम वहाँ से जाके ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। विका में ज़्यादातर हम ना पर्सनल केयर प्रोडक्ट से हमने शुरू किया था विका, जिसमें आपके हेयर केयर, स्किन केयर, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स हुआ करते थे। परफ्यूम में हमारी एंट्री उसके बाद हुई। और परफ्यूम में हम जो कर रहे हैं, हम ज़्यादातर B2B कर रहे हैं, जो हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं। अच्छा। अब कॉर्पोरेट क्लाइंट्स का हम लोग क्या करते हैं, एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में होता है। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को हम एक ब्रांड आइडेंटिटी देते हैं बाय वे ऑफ फ्रेग्रेंस। हमने देखा है कॉर्पोरेट्स के पास ब्रांड लोगो होता है,
ब्रांड वीएम होता है। वीएम में जैसे आपकी एक तरह की कलर, लाइटिंग, टेम्परेचर कंट्रोल, म्यूज़िक ब्रांड का होता है। आप एंटर करते हो उनके प्रेमाइसेस में तो आप ये सब एक्सपीरियंस करते हो। इसी तरह से ये बड़ा अनटच्ड चीज़ थी कि आप ब्रांड आइडेंटिटी बाय वे ऑफ स्मेल। तो ये चीज़ हमने वे बैक इन 2012-13 में शुरू करी। ये हमने ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया विद अ फ्यू ब्रांड्स। कोई एग्जांपल से समझा सकती है मुझे? हमने सबसे पहले ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, मैं आपको वो एग्जांपल एक एनेक्डोट देती हूँ। जब मैं अरोमा थेरेपी प्रैक्टिस करती थी तो मेरे हस्बैंड के ग्रैंडफादर हैं, वो पुराने रियासतों वाले हैं। वो मुझे देखते थे ये ब्लेंडिंग करते हुए और खुशबू होती थी मेरे रूम में हमेशा। तो कहते थे कि आप ये क्या बना रहे हो, इतनी खुशबू वाली चीज़ें। तो उनको मैंने समझाया कि अरोमा थेरेपी ये हीलिंग साइंस है। तो वो अपनी पुराना टाइम याद करते हुए उन्होंने बताया कि जब हम अलग अलग रियासतों के लोग ब्रिज गेम खेलने जाया करते थे, हम लोग बैठे होते थे, इतने में नए कोई शख्स आते थे हमारे पास, दूर ही होते थे, उनको जाने बगैर, उनके तरफ देखे बगैर हम समझ जाते थे कि ये साहब आए हैं। उनकी खुशबू से, आइडेंटिटी उनकी खुशबू से होती थी। तो उस टाइम पे हम सबकी अलग खुशबुएं होती थी, हम अलग अलग अतर बनवाया करते थे अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, और वो हमारी पहचान बन जाती थी कि हमारे पहुंचने के पहले हमारी खुशबू पहुंच जाती थी, सिग्नेचर फ्रेग्रेंस। तो ये चीज़ मैं और मेरे हस्बैंड एक बार डिस्कस कर रहे थे जब बाबा ने ये हमें बताया, हमारे ग्रैंडफादर ने, तो हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये तो बड़ा रॉयल चीज़ है ऑफ हैविंग योर ओन फ्रेग्रेंस, अपनी आइडेंटिटी बाय वे ऑफ फ्रेग्रेंस। तो आजकल अब ये चीज़ को हम कमर्शियल उसमें कैसे लेकर आएँ, कमर्शलाइज कैसे करें। तो वो चाहते थे हम फिर से ये चीज़ करें, लेकिन हमें लगा कि एक सिंगल पर्सन के लिए बनाना विल नॉट बी कमर्शियली वायबल। आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज की डेट में वही काम ज़्यादा चलता है जो इमीडिएटली दुनिया तक पहुंच सके। तो एक जन के लिए करना कमर्शियली वायबल नहीं है। तो इसके लिए हमें आइडिया आया कि व्हाई नॉट गिव फ्रेग्रेंस आइडेंटिटी टू कॉर्पोरेट्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल्स। तो हमने ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट हमने फ्लोट किया कुछ छोटे कंपनीज के साथ, इंडियन कंपनीज के साथ। तो वो थोड़े एप्रीहेंसिव थे टू द चेंज। फिर हमें मीनवाइल हमने ट्राई करते रहे, तो हमने ये वाला सबसे पहले ट्राई किया मल्टीनेशनल्स के साथ, एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन के साथ, और उनको समझाया इसका मीनिंग। तो वो इम्प्रेस हुए और उन्होंने ट्राई करने का सोचा हमारे साथ। तो मुझे लगता है सबसे पहला ब्रांड जिनके साथ हमने किया था वो ब्लैकस्टोन ग्रुप था, जब वो इंडिया में आए थे। ब्लैकस्टोन बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, वर्ल्ड रिनाउंड ग्रुप है। इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एंड ऑल। तो many businesses and one of the major thing was properties. तो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी मॉल्स लिए थे। तो उन्होंने हमें कहा आप एक फ्रेग्रेंस बनाइए जो खाली हमारी आइडेंटिटी हो। तो हमने उन्हें फ्रेग्रेंस बना के उनके मॉल्स को दिया। उसके बाद जितने मॉल्स वो खोलते चले गए, उन्होंने हमें उसका फ्रेग्रेंस का काम करने के लिए कहा। इस तरह से हमने काफ़ी और ब्रांड्स को ये कॉन्सेप्ट फ्लोट किया। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक, हर एक को ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एक बार तो हमारे पास एक ब्रांड है, आई कांट रिकॉल द नेम, वो नया मॉल बना रहे थे, उसमें हर फ्लोर पे अलग अलग कॉन्सेप्ट था। जैसे ग्राउंड फ्लोर पे एक कंटेम्प्रेरी एरिया था जहाँ पर एक्सेसरीज, बैग्स, बेल्ट्स, सनग्लासेस सब थे। दूसरा फ्लोर था जिसमें विमेन अटायर थे, जिसमें ट्रेडिशनल अटायर थे। एक था मेंस कैजुअल, देन मेंस फॉर्मल एंड किड्स एरिया। इस तरह से वो डिवाइडेड था। हर इंडिविजुअल बनाया। तो उन्होंने हमें ये चैलेंज दिया कि अगर कोई ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एंटर करे तो उसको पता चलना चाहिए वो कब एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे जा रहे हैं। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ वीएम, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, जो वो इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे थे हमारे साथ बाय वे ऑफ फ्रेग्रेंस। तो हम एक्चुअली उनको दे पाए इस तरह की चीज़। हमने कंटेम्प्रेरी एरिया में सिट्रसी एंड एक्वा काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस को ब्लेंड करके एक फ्रेग्रेंस बनाया जो बड़ा कंटेम्प्रेरी फ्रेग्रेंस था। हमने विमेन सेक्शन के लिए बड़े एथनिक फ्रेग्रेंसेस बनाए जिसमें मेन था मस्क और लोटस। तो वो लोटस एंड मस्क की फ्रेग्रेंस को हमने प्ले अराउंड किया और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, प्रोमिनेंट ये नोट्स थे, हमने इस तरह से वो वाला एरिया दिया। फिर मेंस कैजुअल में वी अगेन वेंट बैक टू सिट्रस नोट्स।
जो हमने सिट्रस नोट्स के साथ प्ले करके उनको बना के दिया। जो मेंस फॉर्मल था, हमने उसमें मस्क, ऊद और वुडी फ्रेग्रेंसेस यूज़ की। तो वो करके हमने वो अचीव किया। सबसे चैलेंजिंग किड्स एरिया था। किड्स एरिया में हमें खट्टा स्मेल, चॉकलेटी और हमें कैंडी का फ्रेग्रेंसेस किस तरह से बनेंगी, हमने फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस इंट्रोड्यूस किए। तो उस तरह से हमने किड्स एरिया को ऐसा बनाया कि पेरेंट्स को वो तंग ना करे, किड्स एरिया में बिजी रहे, वो वहाँ खेलते रहे अपने टॉयज़ के साथ अपने एरिया में, और पेरेंट्स शॉपिंग कर सके। तो हमने उस तरह से उनका बिजनेस एनहांस कर पाए। आप सोचिए अगर आपके साथ ऐसा हो, आपके लिए एक अलग फ्रेग्रेंस बन जाए और आप जहाँ जाएं आपसे सबको कहे धर्मेंद्र दीदी ये क्या है, सिग्नेचर बोलो ये यूनिक सिग्नेचर है फ्रेग्रेंस। हाँ, राजा टाइप फील होगा, मेरा अलग है। और क्या, बिल्कुल फील होता है। ये होता था, बता रही हैं पहले ऐसा जी लोग इनफैक्ट खाली इंडिया में ही नहीं, बाहर भी फॉरेन कंट्रीज़ में भी ये बहुत प्रेवलेंट है। मैं लंदन के पुराने स्टोर्स में जाती रहती हूँ पुराने परफ्यूमर्स से मिलने आपको के पता है लिए। कि मैम लंदन से ही पढ़ के आई हैं। हाँ, लंदन मैंने से ही पढ़ा पूरा है। एरोमाथेरेपी जो है वो लंदन से ही सीखा। वो वहाँ पर क्योंकि बहुत प्रेवलेंट और साइंटिफिक वे में प्रैक्टिस हो रहा था अरोमाथेरेपी और परफ्यूमरी, इसलिए वहाँ पर करें। जबकि इंडिया में अपना हब है। आपका कन्नौज तो बिल्कुल गढ़ है उस चीज़ का, इत्र का। इंडिया में भी बहुत डेवलप्ड है परफ्यूमरी, बट यहाँ पर ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है इतने ज़्यादा अभी प्रेवलेंट, क्योंकि हमें एज इंडियंस हमें इतनी एलर्जीज की शिकायत अभी तक नहीं है। इस वजह से अभी ये रेगुलराइज्ड नहीं है इंडिया में इतना। बाहर क्योंकि एलर्जीज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने काफ़ी रेगुलराइज करके रखा है। उसी वजह से साइंटिफिकली भी बहुत ग्रो हो गया ये इंडस्ट्री वहाँ पे। तो इसीलिए हमें वहाँ से पढ़ाई करना ज़रूरी लगा कि अब वर्ल्ड नॉलेज होना पहले ज़रूरी है कोई भी काम करने के पहले। तो वहाँ पर आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत प्रेवलेंट है। जो पुराने परफ्यूमर्स हैं, आप उनको विजिट करेंगे तो आप देखेंगे एक तो बहुत ब्यूटीफुल आपको बॉटल्स दिखती हैं, विंटेज बॉटल्स होती हैं। आप नोटिस करेंगे उनके गेट के पास में ब्रास की प्लेट में लिखे होते हैं नाम, जिन रॉयल्टीज़ ने कौन कौन से साल में आके वो परफ्यूम बनवाए थे उनसे। तो वो भी एनग्रेव्ड हैं उनके यहाँ। तो जिस तरह से इंडिया में रॉयल्टी बहुत यूज़ करती रही है, उसी तरह से बाहर भी ये बहुत प्रेवलेंट है ये। अभी आजकल मैं एक और ट्रेंड देख रहा हूँ। आपने कहा ना कि जैसे अब कोई सेलिब्रिटी है तो परफ्यूम लगाता है, तो सोशल मीडिया में देखता हूँ, इंस्टा पर मैंने देखा कई बार कि ये सेम परफ्यूम है, उसकी कॉपी जी आती है ना, कॉपी। जी कॉपीज बहुत लोग करते हैं, बहुत कॉपी आती है। अब आप शनेल की बात कर रही थी, आप डियोर की बात कर रही थी, ये तो मैंने पंजाबी गानों में सुना है शनेल में बहुत सारे आते हैं। हालांकि कुछ मॉल्स हैं उनमें आउटलेट भी हैं इनके, लेकिन कॉपी है तो वो कैसे पता चलेगी ये कॉपी है? कॉपी तो हर जगह है, कपड़ों से लेके कैसे पता चलेगा? डिजाइनर्स के और पेंटिंग्स के और इसी तरह से परफ्यूम्स के भी बात कर रहे हैं, तो परफ्यूम की कॉपी परफ्यूम कनॉशर्स होते हैं। 30,000 की बोतल लें और उसमें 300 वाला परफ्यूम डाल दें। ये परफ्यूम कनॉशर्स को तो समझ में आ जाएगा। जो रेगुलरली बहुत शौकीन लोग हैं, जो खास जानते हैं परफ्यूम्स के बारे में, जिस तरह से आप एक पेंटिंग का अगर प्रिंट निकाल लें और फ्रेम कर दें, बहुत बढ़िया फ्रेम कर दें, तो जिस तरह से जो एक आर्टिस्ट के आईज रखते हैं लोग, उनको समझ में आता है। जो पेंटिंग जो कलेक्टर्स होते हैं उनको समझ में आता है, उन्हीं के लिए वो बने होते हैं एक्सपेंसिव वाले परफ्यूम्स, क्योंकि उनका एक खास तरीका है ब्लेंडिंग का, उनको एजिंग का, वो सब खास तरीके होते हैं। वो एक नए इंसान को शायद ना पता चले, लेकिन जी जो रेगुलर्स हैं उनको डेफिनेटली पता चल जाता है। मतलब एप्पल में हमको पता चलेगा, हमको तुम्हें नहीं पता चलेगा। हमको 30,000 वाला बेच दो या 300 वाला बेच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 30,000 ही दे के आ जाएंगे। हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है। अभी हम जब बात कर रहे थे कि परफ्यूम जो होता है या सेंट भी जो होते हैं ये नुकसान करते हैं स्किन को, तो आपका जो प्रोडक्ट वीका है इसमें आप क्या करती हैं ताकि वो नुकसान ना पहुंचे स्किन को? ऐसा क्या है? विका में हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं। एक तो हमारी परफ्यूम की कैलकुलेशंस परफेक्ट होनी चाहिए, वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हम परफ्यूम में आने के पहले एक वेलनेस में रह चुके हैं और हीलिंग हमारा मेन काम रह चुका है। तो हम लोग ये बहुत ध्यान रखते हैं कि पहले प्रॉपर कैलकुलेशंस हों। ये चीज़ हमने सालों पहले इंट्रोड्यूस किया था अपनी कंट्री में आके। जब हम कॉर्पोरेट्स को भी मिलने जाते थे, उनको हम समझाते थे कि आप जब भी किसी से भी वेंडर से ख़रीदें तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप परफ्यूम तो आप एक जन यूज़ कर रहा है, लेकिन जब आप स्प्रेड करते हो फ्रेग्रेंस हर जगह, तो उसमें कि जितने भी लोग हैं वो सारा दिन घंटों के लिए इनहेल करेंगे और रोज़ इनहेल करेंगे। किसी भी ऑफिस के अंदर अगर आप स्प्रेड कर रहे हो फ्रेग्रेंस, तो ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल हार्म फ्री होना चाहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ एनी सिंथेटिक केमिकल्स, फ्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स होने चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं।
आपकी गवर्नमेंट टेस्टिंग लैब्स हैं जिससे हम लोग अपने फ्रेग्रेंसेस को टेस्ट करवाते हैं ताकि हमारे पास थर्ड पार्टी टेस्टेड रिपोर्ट्स हों। हमारे पास थाइलेट फ्री सॉल्वेंट्स हैं जो एडिबल ग्रेड भी होते हैं, जिनको आप खा भी सकते हो। उस लेवल के सॉल्वेंट्स हम यूज़ करते हैं। जब आप अल्कोहल, जो डीनेचर्ड अल्कोहल होता है, वो आप अच्छी क्वालिटी का लें, अच्छे हाई ग्रेन का लें जो कि हार्म ना करे स्किन को, वो होता है। सेम वे में हम इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी बहुत हाईली टेस्ट करके यूज़ करते हैं। हमारे पास एक एक इंग्रेडिएंट के टेस्ट रिपोर्ट्स अलग से मौजूद होते हैं। उसके बाद परफ्यूम बन के भी उसके टेस्ट रिपोर्ट्स होते हैं, तो वो हम ध्यान रखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पैकेजिंग। पैकेजिंग में भी हम लोग वो पैकेजिंग लेते हैं जो कि परफ्यूम के साथ रिएक्ट करके उसके अंदर कोई टॉक्सिन्स रिलीज ना कर दें, तो उस तरह की पैकेजिंग करते हैं हम लोग। अभी हम थोड़ी देर पहले एरोमा थेरेपी की बात कर रहे थे। एरोमा कितने प्रकार का होता है और किन किन समस्याओं में ये मतलब प्रॉब्लम्स अगर किसी को है तो वो सॉल्व कर सकता है? अरोमा के काफ़ी तरह के वो होते हैं, जैसे आपके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स के होते हैं। जैसे मैंने आपसे अभी ओवर द पूरा कॉन्वर्सेशन शेयर किया, एनर्जाइजिंग, कामिंग, ग्राउंडिंग। फिर उसके बाद आपके ये बड़ा लॉन्ग है इसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरा सवाल कर हाँ जी, थोड़ा स्पेसिफिक ये कि क्या प्रेग्नेंट लेडी को एरोमा थेरेपी करानी चाहिए, या कोई फीडिंग लेडी है तो वो करा सकती है या नहीं करा सकती? अगर नहीं करा सकती तो क्यों, करा सकती है तो क्यों? अरोमा थेरेपी उनके लिए सेफ़ है, बट प्रोवाइडेड वो किसी क्वालिफाइड अरोमा थेरेपिस्ट के मतलब गाइडेंस के अंडर करें। अच्छा। क्योंकि उस वक्त दो रीजंस हैं, दोनों मतलब नहीं कराना चाहिए क्योंकि हाईली यूटेरिन ऑयल्स होते हैं। यूटेरिन ऑयल्स उनको बोलते हैं जो यूट्रस स्टिमुलेटिंग ऑयल्स हैं, जो कि आपको एकदम से स्टिमुलेशन दे सकते हैं वहाँ पर, तो आपका कॉन्ट्रैक्शंस गलत टाइम पे शुरू हो सकते हैं। तो आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स में तो बिल्कुल ही नहीं कराना चाहिए कोई भी तरह के एसेंशियल ऑयल्स का यूज़, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ असर होता ही है अंदर, तो कभी गलत किसी का सेंसिटिव प्रेगनेंसी में गलत असर हो सकता है। फर्स्ट 3 मंथ्स में तो बिल्कुल नहीं। 3 मंथ्स ऑनवर्ड्स आप किसी अरोमा थेरेपिस्ट के गाइडेंस के अंदर बहुत सेफली ये ऑयल्स यूज़ कर सकते हो। बेनिफिशियल भी होते हैं क्योंकि आपको डिस्ट्रेस करते हैं, आपके मसल्स रिलैक्स करते हैं, आपके एक्स एंड पेन्स को भी रिलीफ दे सकते हैं। आपको अगर बहुत एलर्जीज की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारी समस्या आती है जो कि आप ज़्यादातर हार्मोनल चेंजेस होते हैं और आप दूसरे तरह के मेडिसिन नहीं ले सकते, आप स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन नहीं ले सकते। तो उस टाइम पे अगर आप एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करते हो और गाइडेंस के अंदर यूज़ करते हो, बहुत बेनिफिट हो सकता है। कोई प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आए तो आप उनको कर सकती हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल उनके ट्रीटमेंट हो सकता है, उनका रेगुलर रूटीन में उनकी गाइडेंस हो सकती है ना जी। ठीक है। अरोमा थेरेपी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये काम कैसे करता है? अगर समझना चाहे कोई आदमी तो कैसे? जैसे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स की तरफ एफिनिटी होती है। एफिनिटी मतलब वो अट्रैक्ट होते हैं। जैसे डिफरेंट एसेंशियल ऑयल्स हैव एफिनिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो आपने हर एसेंशियल ऑयल का डिफरेंट बॉडी सिस्टम के साथ अटैचमेंट होता है। जैसे वो अंदर तो पूरे ऑर्गन्स को हील करेगा, लेकिन पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम जैसे यूकलिप्टस है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ज़्यादा असर करेगा, जो सांस लेने का जो आपका पैसेज को खोलता है, क्योंकि वो म्यूकोलिटिक होता है। म्यूकोलिटिक मतलब म्यूकस को लिक्विफाई करने वाला प्रॉपर्टी होती है उसमें, वो म्यूकोलिटिक ऑयल है। तो वो आपके यूकलिप्टस आपके नेजल रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम फ्लेम और कंजेशन होता है, जो कि बहुत अच्छी तरह से वो सूद आउट कर सकता है। उसी तरह से आप मिंट जानते हैं, हमारी दादी लोग हमें मिंट खिला दिया करती थी स्टमक अपसेट होने से। तो मिंट का स्पेशल पुदीना जो आता था, पुदीना जो होता है, तो मिंट हैज एन एफिनिटी टुवर्ड्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम। वो बॉडी को बाकी पार्ट्स को भी बेनिफिट देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पे है। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से काम करता है, काम डाउन करता है। उसमें कामेटिव प्रॉपर्टी है, काम डाउन करने की मतलब सहलाने की, आपको अच्छा फील कराने की प्रॉपर्टी है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को। उसी तरह से आपका लैवेंडर होता है, वो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के लिए, मतलब आपके मसल्स और बोन्स को
रिलीफ देने के लिए ज़्यादा काम करता है। आपके नर्व्स को, नर्वाइन होता है, नर्व्स को ठीक करने के लिए, नर्व्स को हील करने का उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसीलिए जब हमें बहुत हेडेक होता है, बोलते हैं लोग कि आप लैवेंडर यूज़ कर लीजिए, स्ट्रेस होता है तो लैवेंडर यूज़ कर लीजिए। तो आपके स्ट्रेस में आपके जो मसल्स टाइटन हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको हेडेक्स शुरू हो जाती हैं, तो वो एकदम से डिस्ट्रेस करने का काम करता है, नर्व्स को थोड़ा रिलैक्स करेगा, आपको पेन रिलीफ देगा। इसी तरह से बहुत डिफरेंट, अब रोज़ ऑयल हमने पीछे डिस्कस किया, उसमें हार्मोनल बैलेंसिंग प्रॉपर्टी है, तो वो हार्मोनल सिस्टम के ऊपर काम करता है ज़्यादा। अच्छा। तो आपको ब्यूटीफाई तो करेगा ही। मुझे बस यहाँ पे एक चीज़ समझा दीजिए, जैसे ये सारी चीज़ें जो आप करती हैं, मतलब कैसे करती हैं? मैं आया तो मुझे क्या करना है, सूंघना है उसको, मतलब एक प्रोसेस क्या है? अच्छा, प्रोसेस इसका ये है, सपोज दैट लेवेंडर ही फिर से लेवेंडर लेते हैं, मतलब क्या करेंगे उसका? अरोमा थेरेपी में डिफरेंट वेज ऑफ आपको आराम देने का अलग अलग तरीका है। जैसे कुछ आराम मिलेगा आपको मसाज के थ्रू, एसेंशियल ऑयल्स को यूज़ करके, मसाज के थ्रू आपके स्किन के थ्रू अंदर बॉडी में पहुंचाना एसेंशियल ऑयल्स। ठीक है। दूसरा तरीका इनहेलेशन से, मतलब आप सूंघेंगे ऑयल को, उससे वो मॉलिक्यूल्स अंदर गए, उससे आपको ठीक महसूस होगा। तीसरा तरीका है बाथ, मतलब आप अगर पानी में अगर एसेंशियल ऑयल्स को डाइल्यूट करके और पानी में डालते हैं, मैं डाइल्यूट करके कह रही हूँ क्योंकि कभी भी प्योर एसेंशियल ऑयल्स अंदर डालने नहीं चाहिए पानी में, उसमें पॉकेट्स पर ऑयल पॉकेट्स बन जाएंगे, क्योंकि पानी और ऑयल मिक्स नहीं होगा तो पॉकेट्स बन के हार्मफुल हो सकता है। तो बाथ में तो ये इनहेलेशन, मसाज एंड बाथ, ये 3 तरीके से एसेंशियल ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं। एक और तरीका होता है इंजेस्ट करना, मतलब खाना, जो कि बिल्कुल इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये खाली यूरोप में कुछ जगहों में कुछ अरोमा थेरेपिस्ट ही प्रैक्टिस करते हैं, ये उन्हीं के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बिल्कुल मना है, हमारी कंट्री में अलाउड नहीं है कि आप अरोमा थेरेपी ऑयल्स को आप ओरली आप खा सकें, वो अलाउड नहीं है, तो वी डोंट प्रैक्टिस दैट। वो कितने दिन आएगा आपके पास, मैं कितने दिन आऊँगा उसके लिए? देखिए, ये ना एक लाइफस्टाइल हीलिंग प्रोसेस है, तो ये इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर मेरे पास आएंगे तो मैं आपको कुछ दिन ट्रीटमेंट का तरीका बताऊंगी, आप उसको घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप वो ऑयल्स ले जाके खुद भी यूज़ कर सकते हो, आप मेथड समझ सकते हो। और अगर आप एक कैप्सूल में रहोगे फिर तो आप बोल सकते हो कि भाई आप 3 दिन में ठीक हो जाओगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन आप वापस अपने लाइफस्टाइल में जाओगे और वापस लाइफस्टाइल में जाके फिर वो स्ट्रेस और फिर वो करेंगे, तो ये एक ऑनगोइंग चीज़ है। मतलब ये जो एसेंशियल ऑयल है, इसको इनकॉर्पोरेट करना है अपने लाइफस्टाइल में, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, डेली रूटीन। एग्जैक्टली। तो फिर यहीं पे एक सवाल ये हो जाता है कि हिंदुस्तान के हर घर में ऐसा कौन सा एसेंशियल ऑयल जो है वो रहना चाहिए, या कोई फ्रेग्रेंस होनी चाहिए जो रहनी आप चाहिए? सजेस्ट करेंगे अगर? हिंदुस्तान की अगर बात करें, स्पेशली इंडिया में हम बोलते हैं कि हमारे ट्रेडिशनली प्रूवन ऑयल और साइंटिफिकली बैग्ड दोनों चीज़ होनी चाहिए। एक ट्रेडिशन से भी होना चाहिए और साइंस भी चाहिए। तो उसके लिए तो बेसल ऑयल से अच्छा कुछ नहीं है। तुलसी का तेल, जो होली बेसल, बेसल ऑयल में इतनी अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर आप तुलसी का तेल, तुलसी का ऑयल, एसेंशियल ऑयल घर में रखते हैं तो बहुत बेनिफिट्स हैं। वो एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, वो कामिंग ऑयल भी है, और बहुत तरह से आपको उसका यूज़ बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो और वो साइंस बैक्ड है, क्योंकि तुलसी हमारे लिए बड़ा होली प्लांट है और हर घर में तुलसी होता ही है। तो आप सोचिए कि शायद हमारे एंसेस्टर्स जानते थे उसका बेनिफिट, इसी वजह से हर घर में पूजा करने का है, क्योंकि पूजा की वजह से आप एटलीस्ट रोज़ उसके जाके खुशबू ले सकते हैं और कुछ पत्ते मुंह में डाल सकते हैं। आजकल कार में बहुत सारे परफ्यूम आते हैं जी, तो वो ये डिफरेंट होते हैं इनसे जो हम लोग बॉडी पर यूज़ करते हैं, या वही चीज़ें यूज़ होती हैं? कौन सा अच्छा परफ्यूम अगर हम यूज़ करना चाहें कार के लिए? कार और बॉडी का परफ्यूम बिल्कुल फ़र्क होगा, क्योंकि कार में ऑफ कोर्स आप अल्कोहल स्प्रे नहीं करेंगे अपने कार के अंदर, आपका सॉल्वेंट अलग होगा। जो बॉडी में आप स्प्रे करेंगे वो अल्कोहल बेस्ड होगा और कार का डिफरेंट। दूसरा, बॉडी में जितना आप चाहते हैं कि लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन तक रहे फ्रेगरेंस, उतना ही आप कार में नहीं चाहेंगे, क्योंकि बहुत देर तक अगर आप किसी एनवायरनमेंट में, इतने छोटे क्लोज्ड एनवायरनमेंट में स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस में बैठे हैं तो आप पसंद नहीं करेंगे। उसका फॉर्मुलेशन प्रोसेस अलग होता है। उसमें क्या होता है कि आपने कार में ज़्यादातर स्प्रेज अच्छे रहेंगे। लोग कई बार कार में वो सैशेस टांग लेते हैं या फिर कुछ चीज़ें रख लेते हैं फ्रेगरेंस विच
जो मैं पर्सनली बोलूँगी कि अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूसली इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल आपको हार्म कर सकता है, और जो सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं वो लोग उस चीज़ के अंदर जो काफ़ी हार्मफुल, मतलब एज ट्रेंड अरोमा थेरेपिस्ट एंड परफ्यूमर हमें तो स्मेल से ही पता चल जाता है कब एक सिंथेटिक विफाई, सिंथेटिक इंग्रेडिएंट आया हमारे नोज में। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कई बार एक डिटर्जेंट की खुशबू आती है, सोप जैसी खुशबू आती है, तो वो फिक्सेटिव्स होते हैं उसके। तो आपके कपड़ों तो ठीक है, लेकिन आप इनहेल करके अंदर क्यों लेके जा रहे हैं उसको, कपड़ों तक के लिए रखे टांग हैं। भी देते हैं लोग टांगते हैं, बहुत वो स्ट्रांग होती हैं। मैंने कई बार बेचारे कैब ड्राइवर्स को बोलती हूँ कि आप तो सारा दिन इसमें रहते हो, आप प्लीज़ ये मत करिए, क्योंकि ये हार्मफुल है। उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है जो हमने बनाया है। ये हमें एक बहुत फेमस होटल ग्रुप है, मैं शायद नाम ना ले पाऊँ उसका, नाम नहीं, तो बहुत फेमस इंडिया का टॉप होटल चेन है। उन्होंने हमसे ये डिमांड की थी कि हमारे होटल में जब गेस्ट आए तो नॉन स्मोकिंग रूम में कई बार स्मोकिंग करके चले जाते हैं लोग, उसकी स्मेल रह जाती है। चेकआउट करने के पहले खाना मंगा लिया, खा लिया, उसकी स्मेल रह गई और वो देर तक रहेगी। अब दूसरा नया जन आएगा, उसको तो नहीं पता कि पहला वाला पर्सन यूज़ करके गया, तो वो होटल की हाइजीन पे क्वेश्चन हो जाएगा। तो वो चाहते थे कि ऐसा कुछ खुशबू बनाइए जो हम स्प्रे कर सके, जो कुछ मिनटों में वो चीज़ को मास्क कर दे, लेकिन उस प्रोडक्ट की अपनी खुशबू भी ना रहे उसके उस रूम में, अपहोल्स्ट्री में ना, न्यूट्रलाइज भी हो जाए, न्यूट्रल एकदम हो जाए। तो फिर हमने उस तरह का प्रोसेस किया, उनको काफ़ी पसंद आया। अब मोस्टली उनके जितने भी पैलेस प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ वो वो प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। वो इंग्रेडिएंट्स जो हमने बनाए वो काफ़ी इफेक्टिव हैं, तो वो प्रोडक्ट्स वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। क्या नाम है उसका वो ओडर न्यूट्रलाइजर, ओडर न्यूट्रलाइजर, स्मेल न्यूट्रलाइज करने वाला। तो ओडर न्यूट्रलाइजर है। इसको यूज तो किया जाता है रूम फ्रेशनर की तरह से स्प्रे करके, लेकिन वो रूम फ्रेशनर जो ज़्यादा देर तक रहता है, ये वैसा नहीं है। ये ओडर को न्यूट्रलाइज करके खुशबू अपनी भी नहीं छोड़ेगा। तो क्या आपका वीका में क्या तो कार के प्रोडक्ट भी हैं? कार के जो परफ्यूम, हम कमिंग बैक टू कार फ्रेग्रेंस, उसमें भी मैं एडवाइस करूंगी कि उसी तरह का कुछ फ्रेग्रेंस होनी चाहिए कि आप ओडर न्यूट्रलाइज कर लिया कार का आपने, और उसके बाद आप एक प्लेजेंट चीज़ में आप जाइए। तो ज़बरदस्ती छोटे एरिया में बहुत ज़्यादा चीज़ों को इनहेल करना इज़ नॉट वेरी हेल्दी। तो मैं अवॉइड करने कहती हूँ कार परफ्यूम्स की। इनिशियली आप स्प्रे कर लो और बस उतना काफ़ी होता है। मतलब यही चीज़ जो आप कह रही हैं उसी को आप ले लो और उसी को यूज़ करो, उसी टाइप, हाँ, उसी को ले लो और उसी को यूज़ कर सकते हो। वो फिर मिल जाएगा आपकी वेबसाइट पे? जी, वो मिल जाता है, आम लोगों को मिल जाएगा। जी जी। आजकल मैंने देखा कुछ लोग कैम्फर कपूर का वो एक कोन आता है वो लगाते हैं, बहुत स्ट्रांग होता है वो। कैम्फर बहुत ट्रिकी चीज़ है अगेन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एक्चुअली। आप अगर एक्चुअल मायने में कैम्फर खरीदने जाएंगे तो आपको पता चलेगा बहुत एक्सपेंसिव है। तो जितनी चीज़ एक्सपेंसिव होती है उतनी अडल्टरेशन भी उसमें होती है। तो आजकल कैम्फर में बहुत ज़्यादा अडल्टरेशन आ रही है, आपको मिलावट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आपको बहुत ध्यान से ख़रीदना चाहिए, क्योंकि जो मिलावट की चीज़ उसके अंदर है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो आप देखिए, तो मुझे लगता है कि वो मिलावट ही, क्योंकि एक कोन है जी, वो कोन 300 रुपए मिल रहा है। वो तो फिर उसी कॉस्ट से ही समझ में आ जाएगा, बात आ गई ना, कॉस्ट से ही समझ में आ जाता है कि उसका क्या वो तो है। वो ऐसा मैंने देखा किसी कार में लगा हुआ था, इसलिए मेरे दिमाग में ये सवाल आया। जी जी, कई लोग कैम्फर बर्न भी कर रहे हैं घर में, जिसमें से बहुत ब्लैक सूट निकलता है। वो काला रंग का बहुत जगह सब फैल जाता है। पहले कहाँ ऐसा होता था? आप कैम्फर में ज़रा सा हीट दीजिए, वो बीनी सी खुशबू रहती है कैम्फर की, वही काफ़ी होती है उसको प्योरीफाई करने अब हम अपने व्यूअर्स के लिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड राउंड करते हैं जी। और मैं एक सवाल करूंगा, उसका आप एक या दो वर्ड में जो भी आपको लगता है उचित जवाब है आप जवाब दे दीजिएगा। ठीक है। बेस्ट सेंट? जो सबसे नेचुरल और ओरिजिनल हो। बेस्ट अरोमा? पर्सनल क्वेश्चन। ये सब आपके लिए पर्सनल है, आप अपना बेस्ट अच्छा, मेरा बेस्ट, बाकी व्यूअर को पसंद होगा अपना लेगा। सैफरन। बेस्ट फ्रेग्रेंस? मैंने एक खुद बनाया था, वुडी नोट्स हैं वो। सबसे महंगा सेंट परफ्यूम क्या है, कौन सा? क्लाइव क्रिश्चियन, 2 करोड़ का, 2006 में। अभी बात हो रही। अब सबसे सस्ता और अच्छा सेंट? सबसे सस्ता और अच्छा वुड बी लेमन ऑयल का खुशबू अगर बनाया जाए। कितनी प्राइस हो जाएगी? करीब 1000-1500 रुपये में आपको मिल जाएगा एक बॉटल 50 ml का। ओके। जेंजी के लिए बेस्ट परफ्यूम क्या है आजकल जो जनरेशन है? उन्हें ज़्यादातर एक्वा और सिट्रस का कॉम्बिनेशन पसंद है, और वही अच्छा भी है उनके लिए। एक लास्ट है, सबसे ख़राब कौन सा सेंट है फिर?
आपकी नज़र में, आपकी ही नज़र में खराब, मेरी नज़र में नहीं, एक्चुअली एक खराब सेंट होता है जो उसको बोलते हैं सिवेट। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करूं? हाँ, वन वर्ड का है ये। नहीं, आप एक्सप्लेन करिए। अच्छा, क्या है ये? सिवेट होता है जो कैट के फीकल मैटर से बनता है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसको अगर आप प्योर स्मेल कर लेंगे, आप इस कमरे में अगर खोल दिया हमने सिवेट की बॉटल, आप स्टैंड नहीं कर सकोगे, आप निकल जाओगे कमरे से। पर वो लेता कौन है? वो सबसे एक्सपेंसिव परफ्यूम्स में यूज़ होता है, क्योंकि वो परफ्यूम को डेप्थ देता है। वो परफ्यूम जो सबसे डीप परफ्यूम्स होती हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग लास्टिंग ही नहीं, जो बहुत अमेजिंग एक्जॉटिक परफ्यूम्स होती हैं, जो वुडी नोट्स के साथ बनती हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है, उनको डेप्थ एक चीज़ देती है जो आप डिसाइफर नहीं कर पाते, जो आप समझ नहीं पाते हो, वो सिवेट वो काम करता है। पर वो खराब है, वो फिर भी लोग लेते हैं। इंडिविजुअली अगर आप खुशबू उसकी लेंगे तो वो इतनी बुरी है। ऑफ कोर्स वो कैट बदबू के है फीकल basically, मैटर से हाँ। बना हुआ है। आप किसी भी उसके पूप से बनाएंगे तो वो तो खराब ही होगी स्मेल, लेकिन उसकी जो डेप्थ होती है वो कमाल की होती है। एक एग्जांपल हमारे पास इंडियन चीज़ों में भी है, जो हम लोग पूजा में आप गोबर से आप वो बनाते हैं, धूप बत्ती हो या फिर हवन सामग्री हो, जब वो सारी सामग्रियों के साथ मिलके उसकी जो खुशबू आती है वो उसी की होती है। अच्छा, जो आप गोबर से बनाते हैं सुखा के, उपले से बनाते हैं, उपला जो उसको एक एडिशन देता है, वही चीज़ परफ्यूम में सिवेट करता है, कैट सिवेट। मतलब दोनों का कनेक्शन है। मतलब एक एग्जांपल दिया कि कैसे यूज करते हैं उसको। हाँ। तो जाते जाते हमारे व्यूवर के लिए सेंट को लेके कोई मैसेज दे दीजिए आप। सेंट ऐसा होना चाहिए, सबसे पहले तो नेचुरल होना चाहिए, सिंथेटिक मटेरियल से ना बना हुआ हो, आपको हार्मफुल केमिकल्स का सेंट नहीं चाहिए। दूसरा, आपका सेंट जो है वो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री को मैच करता हुआ होना चाहिए और आपकी पर्सनालिटी को सूट करना चाहिए। ये ना हो कि आपने बिल्कुल अच्छी सी बॉडी बिल्डिंग कर ली और अच्छे से पर्सनालिटी बना ली और आप एकदम एक फ्लोरल एंड सिट्रसी हल्का सा खुशबू अगर आपने लगाया तो वो आपकी पर्सनालिटी के साथ नहीं जाएगा। या फिर आप बिल्कुल माइल्ड एंड बहुत डेलिकेट इंसान हो और आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कोई परफ्यूम लगा ली, वो भी आपकी पर्सनालिटी को मैच नहीं करेगा। इसी तरह से आपकी बॉडी की, आपकी पर्सनालिटी और आपकी बॉडी केमिस्ट्री को दोनों को ध्यान रखते हुए सेंट होना चाहिए। और सबसे अगर अच्छी बात हो कि सेंट लगा के आपकी स्टोरी विदाउट टेलिंग टू द वर्ल्ड, आपकी स्टोरी लोग जान सकें कि आप किस तरह के इंसान हो और आप क्या हो, वो तरह का सेंट होना चाहिए। वाह, बहुत अच्छा मैसेज दिया। मतलब मेरे को फिर वही वाला याद आ जा रहा है एडवर्टाइजमेंट, कि अगर वैसा कुछ हो कि आप जो ऐसा सेंट लगाएं कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो, कोई भी, वो मेल हो फीमेल हो कोई हो, लेकिन एक अट्रैक्शन होना चाहिए कि आपने कुछ यूनिक लगाया, कुछ अलग लगाया। गुड। तो ठीक है, अब आप अपने लिए एक परफ्यूम बनवाइएगा पर्सनली जा करके, या जो ताकि राजा वाला किंग वाला फील आए। किंग वाली फील आए। बहुत अच्छा लगा इस टॉपिक पर बात करके आपसे, क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट था हमारे लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी। और आपने जवाब बहुत अच्छा दिया हमारे सारे सवाल का, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली बहुत अच्छा लगा। तो आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।